अच्छा नेक्स्ट हमने स्टार्ट करना है मेजरेबल फंक्शंस। मेजरेबल सेट हमने पढ़ लिए थे, ई एक मेजरेबल सेट होता है। इसके ऊपर हमने काफ़ी थ्योरम्स काफ़ी लंबी डिस्कशन कर चुके हैं। अब हमने आ जाना है मेजरेबल फंक्शन पे। कोई फंक्शन एफ मेजरेबल कब होता है? फंक्शन एफ मेजरेबल कब होगा? अगर हम एक एलिमेंट एक्स ले लें किसी मेजरेबल डोमेन ई में से, यानी कि जो एक्स एलिमेंट आपने लिया है वो किसी मेजरेबल सेट ई में से लिया है, तो फंक्शन जो एफ है वो मेजरेबल कब होगा? जब आप एक्स लें ई में से और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू किसी कांस्टेंट अल्फा से बड़ी आ रही हो, तो फिर वो फंक्शन एफ जो उस एक्स पे ऑपरेट हो रहा है वो भी क्या हो जाता है? मेजरेबल फंक्शन होता है। इससे आप इफ एंड ओनली वाली कंडीशन ही समझें, यानी कि अगर एफ मेजरेबल होगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती होगी, और जब जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब एफ क्या होगा हमारे पास? तब हमारे पास एफ मेजरेबल प्रूव हो जाएगा। तो मेजरेबल फंक्शन की सिर्फ हार्ड एंड फास्ट यही आप कह लें कि एक ही सिर्फ ये रूल है कि जब जब वो फंक्शन किसी नंबर जो कि डोमेन मेजरेबल डोमेन से लिया गया उस नंबर पे अप्लाई हो, तो आंसर क्या है? एक कांस्टेंट अल्फा से ग्रेटर है। अब पहला आपके पास थ्योरम है, आपने प्रूव करना है द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट। अगर एफ मेजरेबल गिवन हो तो आपने सेकंड प्रूव करना है, सेकंड गिवन हो थर्ड प्रूव करना है, थर्ड गिवन हो फोर, इसी तरह से आपने 5 भी प्रूव करना है। फर्स्ट में आपको गिवन है कि एफ क्या है? मेजरेबल है। अगर एफ मेजरेबल है उसका मतलब आपके पास ये टिक वाली कंडीशन गिवन है क्वेश्चन में, हाइपोथेसिस में। अब आपने प्रूव क्या करना है कि फिर आपके पास ये प्रूव करना है कि एफ ऑफ एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू अल्फा भी क्या होना चाहिए? मेजरेबल होना चाहिए। अब देखें ज़रा, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू अल्फा इक्वल होता है काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स ग्रेटर दैन अल्फा माइनस वन ओवर एन, यानी कि एफ ऑफ एक्स में से अल्फा में से वन ओवर एन माइनस हो रहा है। फर्ज करें एन की वैल्यू 1 पुट करें तो अल्फा में से 1 माइनस हो रहा है, एन की वैल्यू 2 पुट करें तो अल्फा में से 1/2 माइनस हो रहा है। इस तरीके से एन की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो अल्फा में से छोटी छोटी वैल्यूज़ माइनस होती जाएंगी, हत्ता कि उनकी काउंटेबल इंटरसेक्शन करें तो वो इसके एग्जैक्टली इक्वल आ जाएगा। अब आपने प्रूव करना है कि ये वाला जो सेट है आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू वाला पार्ट 2 है आपके पास, मतलब पार्ट 1 गिवन और पार्ट 2 प्रूव करना है, तो ये भी मेजरेबल होना चाहिए। पहले हम इन दोनों को इक्वल प्रूव करेंगे। इक्वल हम कंटेनिंग मेथड से प्रूव कर सकते हैं, मतलब एक एलिमेंट आप इसमें लेंगे और वो इसमें चला जाएगा, फिर आप वो एक एलिमेंट इसमें लेंगे और अगर वो इसमें चला जाए तो वो क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। अब मैंने एक एलिमेंट ले लिया इस सेट में से, तो वाई फर्ज करें इस सेट में से है, अगर इस सेट में है तो जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे क्या आ जाएगा? एफ ऑफ वाई हो जाएगा। एफ ऑफ वाई इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू अल्फ़ा। अगर एफ ऑफ वाई की वैल्यू अल्फ़ा से या ग्रेटर है या इक्वल है तो किसी पर्टिकुलर केस में, मतलब अल्फ़ा की वैल्यू अल्फ़ा ना रहने दें, उसे पर्टिकुलर कर लें, तो एफ ऑफ वाई ग्रेटर रहेगा अल्फ़ा माइनस 1 ओवर एन। ग्रेटर दैन इक्वल टू है ना, हम इक्वल टू हटा देंगे अगर इसमें से कुछ माइनस कर दें, तो एफ ऑफ वाई किससे ग्रेटर हो जाएगा? अल्फ़ा माइनस 1 ओवर एन, जो कि ये सेट नहीं, यही सेट है। अब वाई की एलिमेंट ली थी, फ़र्ज करें ये एलिमेंट है वाई एक, फ़र्ज करें ये सेट ए है, ए में से लिया था और चला किस में गया? बी सेट में। अगर इस तरह के एक सेट में है तो इनकी इंटरसेक्शन में भी होगा, तो मतलब पहला सेट पूरा दूसरे सेट का सबसेट प्रूव हो गया। सिमिलरली अब आप क्या करोगे? आप एक एलिमेंट लोगे इस सेट में और प्रूव करोगे वो किसमें? इस सेट में। अब मैं वाई का एलिमेंट लेता हूँ इसमें से, अगर इसमें ऐसे तो वाई इंटरसेक्शन में है, अगर इंटरसेक्शन में तो किसी एक सेट में होगा, तो फिर जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे क्या आ जाएगा? वाई आ जाएगा। एफ ऑफ वाई इज़ ग्रेटर दैन अल्फा माइनस 1 ओवर एन। अब आपको पता है ये ग्रेटर है और ये माइनस 1 ओवर एन है, अगर मैं माइनस 1 ओवर एन जो है इसको हटा दूँ फिर ग्रेटर इक्वल हो जाएगा, तो एफ ऑफ वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू किससे हो जाएगा? अल्फा से, जो कि ये सेट की कंडीशन पूरी नहीं हो रही है। मतलब एफ वाई जो था वो लिया था इस सेट बी में से और वो चला किस में गया? पहले सेट में, मतलब इंटरसेक्शन वाला पूरा सेट इस पूरे सेट का सबसेट प्रूव हो गया। यानी कि आप लिख सकते हो इंटरसेक्शन आई इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिट एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर दैन अल्फा माइनस 1 ओवर एन, ये वाला सेट सबसेट हो जाएगा किसका? एक्स सच डैट एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू अल्फा। अब इसे कहने क्वेश्चन नंबर 1 और इसे कहने क्वेश्चन नंबर 2। फ्रॉम 1 एंड 2 ये आपस में क्या हो जाएंगे? ये चीज़ हमने इक्वल प्रूव कर ली है। अब हमने इसको मेजरेबल प्रूव करना है और ये इसके इक्वल हो चुका है। हम कहते थे कि मेजरेबल फंक्शन वही होता है जिसमें एफ ऑफ एक्स ग्रेटर दैन अल्फ़ा हो। अल्फ़ा कोई मतलब पक्की बात नहीं है कि अल्फ़ा ही होना चाहिए, यहाँ पर कोई भी कॉन्स्टेंट होना चाहिए, लेकिन होना सिर्फ ग्रेटर चाहिए। अब अगर ग्रेटर पे वो मेजरेबल हो जाता है तो ये मेजरेबल नहीं, ये ग्रेटर दिया ना अल्फ़ा, इसको आप अल्फ़ा 1 कह लें, सारी को अल्फ़ा 2 कह लें, किसी कांस्टेंट से ग्रेटर है मतलब ये मेजरेबल है। इसमें मौजूद इन्फिनिट सेट है और हर सेट बजाते खुद मेजरेबल है, तो इंटरसेक्शन ऑफ मेजरेबल भी मेजरेबल होती है, ये बात याद रखनी है। एक मेजरेबल फिर दूसरा फिर तीसरा, सबकी इंटरसेक्शन में क्या होगी? मेजरेबल। और अभी तो प्रूव करके हैं ये एग्जैक्टली इक्वालिटी है, इनमें इक्वल है, तो अगर ये साइड मेजरेबल है तो ये साइड भी क्या प्रूव हो जाएगी? मेजरेबल प्रूव हो जाएगी। इस तरीके से हमारे पास एफ ऑफ एक्स ग्रेटर दैन अल्फा तो मेजरेबल था ही, ग्रेटर दैन इक्वल टू भी क्या हो गया? मेजरेबल प्रूव हो गया। तो 1 से 2 हम प्रूव कर चुके हैं, अब 2 लेंगे और 3 प्रूव करने जा रहे हैं।
अब हमें सेकंड पार्ट अगर गिवन हो, मतलब एक्स सच डैट एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू अल्फा, ये मेजरेबल फ़र्ज करें गिवन है, ये है मेजरेबल। अब आपने प्रूव करना है कि फिर लेस दैन अल्फा भी क्या होना चाहिए, मेजरेबल, यानी कि ग्रेटर दैन इक्वल टू अल्फा गिवन है, आपने एफ ऑफ एक्स लेस दैन अल्फा भी क्या प्रूव करना है, मेजरेबल प्रूव करना है। स्टार्ट करते हैं, देखें ज़रा। अब 2 से 3 हम जा रहे हैं, फ़र्ज़ करें ग्रेटर दैन इक्वल टू मेजरेबल गिवन है। अब हमने प्रूव करना है लेस दैन अल्फ़ा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि एफ ऑफ एक्स लेस दैन अल्फ़ा ये बराबर होता है डोमेन माइनस एफ ऑफ एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू अल्फ़ा। अब ये किस तरह से होता है, ये ज़रा सुना। अब इधर हमने डी को डोमेन कहा हुआ है। मैंने जब डेफिनेशन पढ़ाई तब बताया था कि डोमेन क्या होती है, डोमेन वो जिसमें से एक्स एक पॉइंट उठाया हुआ है, और डोमेन हमेशा लेनी मेजरेबल है। मेजरेबल फंक्शन की डेफिनेशन ये कहती है कि डोमेन होनी मेजरेबल चाहिए। अब डी तो मेजरेबल है, अब ये डी में से माइनस करने से ग्रेटर दैन इक्वल टू अल्फ़ा, फिर कैसे आया लेस दैन अल्फ़ा, मैं आपको बताता हूँ। डोमेन डी में सब पॉसिबिलिटीज़ हैं, डोमेन में लेस दैन भी पॉसिबिलिटी है, ग्रेटर दैन भी पॉसिबिलिटी है, और इक्वालिटी वाली भी पॉसिबिलिटी, टोटल यही पॉसिबिलिटी होती है ना, या लेस दैन या इक्वल टू या ग्रेटर, यही तो पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब आपको चाहिए लेस दैन अल्फ़ा, तो पूरी डोमेन में से अगर ग्रेटर और इक्वल को माइनस कर दें, या लेस हो सकता है या ग्रेटर हो सकता है या इक्वल हो सकता है, तो हमें लेस चाहिए अगर, तो पूरी डोमेन में से ग्रेटर और इक्वल को आप माइनस कर दें, डोमेन में से माइनस कर दिया तो बकाया लेस वाला ऑप्शन रह जाएगा सिर्फ। तो इस तरीके कार से आप इनको इसको इसके इक्वल लिख सकते हैं, यानी कि लेस दैन अल्फ़ा वाली चीज़ डोमेन में से ग्रेटर दैन इक्वल टू माइनस कर दें, उसका इक्वल ही होता है। अब आप चाहते क्या हो, इन दोनों को पहले इक्वल करना चाहते हो, वही कंटेनिंग मेथड, एक एलिमेंट इधर से लो उसमें प्रूव कर दो। अब मैंने अगर एक एलिमेंट इस इधर से लिया है, वाई इसमें से है, तो फिर एफ ऑफ वाई किससे लेस होगा, अल्फ़ा से। अगर कोई चीज़ एक नंबर से कम हो तो फिर वो उसके इक्वल या उसके बराबर, तो उससे बड़ी तो हो ही नहीं सकती। अगर एफ ऑफ वाई लेस दैन अल्फ़ा है तो फिर एफ ऑफ वाई कभी भी ग्रेटर दैन इक्वल टू अल्फ़ा नहीं होगा। तो अगर एक एलिमेंट इस सेट में है तो फिर वो इस सेट में मस्ट नहीं होगा, अगर इसमें नहीं है तो पूरी डोमेन में से इसको माइनस कर दें, उसमें होगा। ये देखें ना, अगर मैंने वाई ले लिया, वाई बिलोंग्स टू एक्स सच डैट एफ ऑफ एक्स इज़ लेस दैन अल्फ़ा, अगर वाई इस सेट में है तो फिर एफ ऑफ वाई लेस दैन अल्फ़ा हम कह चुके हैं। अगर है, अगर एफ ऑफ वाई लेस दैन अल्फ़ा है, फिर एफ ऑफ वाई ना ग्रेटर टू अल्फ़ा हो सकती है और ना एफ ऑफ वाई इक्वल टू अल्फ़ा हो सकता है। हम कह के तो आए अभी कि वो लेस है, ना वो ग्रेटर होनी है ना वो इक्वल होनी है, तो फिर किधर जाएगी, अगर दोनों में नहीं है तो फिर पूरी डोमेन में से ग्रेटर और इक्वल को माइनस कर दें, उस सेट में जाएगी। तो यही मैंने कहा हुआ है कि वो वाई चले जाएगा, वाई इसमें नहीं है ना, तो फिर वाई चले जाएगा पूरी डोमेन में से ग्रेटर और इक्वल को माइनस कर दें तो वाई उधर चला जाएगा। तो वाई पहले सेट में से लिया था और वाई दूसरे सेट में जा चुका है, इसे कह लें क्वेश्चन नंबर 1। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे। हमने एलिमेंट ले लिया जो डोमेन में हो और इसमें ना हो, इधर से लिया दूसरे सेट में से, एलिमेंट ले लिया जो डोमेन में हो और इस सेट में ना हो। अब डोमेन में मैंने आपको बताया टोटल पॉसिबिलिटी होती है या लेस या ग्रेटर या इक्वल। अब ये एलिमेंट वो लिया जो डोमेन में है और ग्रेटर में भी नहीं है, इक्वल में भी नहीं है। डोमेन में तो है लेकिन ना ग्रेटर में है ना इक्वल में है, फिर एक ही पॉसिबिलिटी वो एलिमेंट किधर जाएगा, वो एलिमेंट लेस में चला जाएगा। तो फिर दूसरा सेट पहले सेट का क्या सब हो जाएगा, सब सेट प्रूव हो जाएगा। तो फ्रॉम 1 और 2 दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब हमने क्या करना है, हमने इसको प्रूव करना है मेजरेबल। ये मेजरेबल कैसे होगा, ये क्वेश्चन में गिवन है डी मेजरेबल है, और इसको भी पिछले पार्ट में 2 को हाइपोथेसिस कह के चले हैं। तो हाइपोथेसिस कहती है कि ये भी क्या है, मेजरेबल, डी भी मेजरेबल, ये भी मेजरेबल, डिफरेंस ऑफ मेजरेबल आल्सो क्या होता है, मेजरेबल। तो हमारे पास ये भी क्या प्रूव हो जाएगा, मेजरेबल प्रूव हो गया। अब हम प्रूव करेंगे 3 से 4, यानी कि अगर लेस दैन अल्फ़ा मेजरेबल गिवन हो तो लेस दैन इक्वल टू अल्फ़ा भी क्या होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए। ये चीज़ हम प्रूव करने वाले हैं 3 से 4। अब आपको लेस दैन अल्फ़ा मेजरेबल कहा हुआ है। अच्छा, अब आप लिख सकते हो लेस दैन इक्वल टू अल्फ़ा जो होता है ना, वो इक्वल होता है यूनियन ऑफ अल्फ़ा प्लस 1/n से अगर लेस हो एफ ऑफ एक्स, यानी कि एफ ऑफ एक्स में अल्फ़ा में 1/n ऐड कर दें, फिर उसकी क्या करें, यूनियन करें। एक नंबर ऐड होगा, अगर 1 पुट करेंगे तो 1 ऐड होगा, 2 पुट करेंगे तो 1/2 ऐड होगा, 3 पुट करेंगे 1/3, ऐसे ऐसे आगे चलते जाएंगे तो छोटे छोटे नंबर ऐड होते जाएंगे। उन सब का क्या कर दें, यूनियन कर दें। अब ऑब्वियस चीज़ है अल्फ़ा में कुछ ऐड हो रहा है, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, लेस देन इक्वल टू, सॉरी अल्फ़ा क्या हो जाएगा इधर, ग्रेटर देन और इक्वल टू भी हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है। तो लीस्ट वैल्यू पे इक्वल हो जाएगा और बड़ी वैल्यूज़ पे यूनियन करी जाएगा तो और साइड ग्रेटर होती जाएगी। तो एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू अल्फ़ा इक्वल होती है यूनियन ऑफ एफ ऑफ एक्स लेस देन अल्फ़ा प्लस 1/n। अब आप पहले इनको इक्वल प्रूव करना चाहते हो, अब इनको इक्वल प्रूव करेंगे, एक एलिमेंट इधर से लेंगे उसको इधर प्रूव कर देंगे, फिर इधर से लेंगे और उसको इधर प्रूव कर देंगे, इक्वल प्रूव हो जाएगा।
अब मैंने एक एलिमेंट वाई ले लिया पहले सेट में से, पहले सेट का मतलब एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू अल्फ़ा, अगर वाई इसमें है तो एफ ऑफ वाई लेस देन इक्वल टू अल्फ़ा आ जाएगा। इन पर्टिकुलर अगर एफ ऑफ वाई की वैल्यू अल्फ़ा से या इक्वल है या कम है तो किसी ना किसी वैल्यू पे ये इक्वालिटी हट जाएगी और इधर 1+n ऐड हो जाएगा। अब एफ ऑफ वाई की वैल्यू आ गई लेस देन अल्फ़ा प्लस 1/n, अगर एक में है तो फिर उनकी इंटरसेक्शन में भी आ जाएगी। सॉरी ये यूनियन नहीं है, इंटरसेक्शन ही गिवन था कि ये इंटरसेक्शन ऑफ, ठीक है, अगर अब एक सेट में है तो इंटरसेक्शन में भी आ जाएगा, वहाँ चले जाएगा इंटरसेक्शन में, मतलब पहला सेट दूसरे का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। कन्वर्सली आप एक एलिमेंट ले लोगे इधर से, आप लेट कर लें कि वो एलिमेंट आपके पास इन्होंने यू लिया हुआ है, अब वाई भी ले सकते हो, कोई टेंशन नहीं, वाई ले लें आप इस सेट में से, अगर इंटरसेक्शन में है तो हर सेट में आ जाएगा, तो एफ ऑफ यू लेस देन आ जाएगा अल्फ़ा प्लस 1/n। अगर 1/n है, 1/n को अगर आप हटा दें तो आपको पता है ये लेस ग्रेटर देन और इक्वल टू भी आ जाएगा। अब ये पहला सेट में आ गया तो दूसरा सेट पहले का क्या हो जाएगा, सब सेट, यानी कि सेम सेम क्वेश्चन है, ये आपको एक बार समझा दिया, जब कहा सेम सेम है। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 और 2 आप कह लें दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अभी अब आपने तीसरे पार्ट को हाइपोथेसिस में कहा हुआ है, तीसरे पार्ट की हाइपोथेसिस ये थी कि ये आपके पास मेजरेबल है, लेस देन अल्फ़ा वाला हमेशा मेजरेबल होता है, तो फिर लेस देन अल्फ़ा वाला ये सेट क्या आपके पास मेजरेबल है। इंटरसेक्शन ऑफ मेजरेबल भी क्या होती है, मेजरेबल होती है हमारे पास, तो अगर ये मेजरेबल है और ये इक्वालिटी है, अगर राइट हैंड साइड मेजरेबल है तो फिर लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, मेजरेबल प्रूव हो जाएगी। तो इस तरीके से आपके पास ये पार्ट भी प्रूव हो गया। इसके बाद आप ज़रा क्वेश्चन में आए तो उन्होंने कहा हुआ था 3 से 4 प्रूव करें, और फिर उन्होंने लिखा हुआ आगे कि 4 के बाद फिर 1 प्रूव करना है आपने, 4 से 1। अब हम करने जा रहे हैं 4 से 1। अगर 4 से 1 प्रूव करना है मतलब 4 वाली चीज़ हाइपोथेसिस है, मतलब एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू अल्फ़ा, ये मेजरेबल गिवन है। अब अपने 1 प्रूव करना है, 1 आपके पास क्या था, 1 था मेजरेबल, और मेजरेबल कब होता है, मैंने आपको समझाया था जब एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन अल्फ़ा आ जाए, तो मतलब आपको एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू अल्फ़ा लेके चलना है और एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन अल्फ़ा प्रूव करना है। अच्छा, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन अल्फ़ा किसके बराबर होता है, अभी ऐसे का एक पार्ट किया सेम सेम, डोमेन में सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं, ग्रेटर भी, लेस भी और इक्वल भी। अगर ग्रेटर चाहिए तो डोमेन में से इक्वल और लेस माइनस कर दें, सिंपल सी बात है। अब डोमेन में से माइनस, अब हम इनको दोनों को पहले इक्वल प्रूव करना चाहिए। एक एलिमेंट टी ले लिया मैंने इधर से, फिर एफ ऑफ टी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन अल्फ़ा हो जाएगा। अगर एफ ऑफ टी ग्रेटर देन अल्फ़ा है तो ना वो लेस देन इक्वल अल्फ़ा हो जाएगा और ना इक्वल टू अल्फ़ा हो जाएगा, तो वो इसमें नहीं चले जाएगा। अगर वो इसमें नहीं है तो फिर वो डोमेन माइनस इसमें है, ऑब्वियस बात है, ये आपने पहले भी किया हुआ है, बताने की जरूरत भी नहीं है। एलिमेंट मैंने इस सेट से लिया, वो इस सेट में बिलोंग कर गया, कन्वर्सली एलिमेंट इधर से लूँगा और इसमें बिलोंग कर, अगर कोई एलिमेंट इधर है तो वो डोमेन में और इस सेट में नहीं है, पूरी डोमेन में वो एलिमेंट लेने हैं जो ना लेस हो ना इक्वल हो, तो फिर ग्रेटर ही बचता है, वो इस सेट में आ जाएगा। इस तरीके से आपके पास बी सेट भी एक क्या हो जाएगा, सबसेट फ्रॉम 1 और 2 दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएगा। अब आपके पास चौथे की हाइपोथेसिस है, चौथा आपके पास ये कहता है पॉइंट कि ये आपके पास मेजरेबल है, डोमेन भी अगर मेजरेबल हो और ये भी क्या हो मेजरेबल हो, तो फिर डिफरेंस भी क्या हो जाएगा, मेजरेबल, मतलब बस हमारे पास ये क्या हो जाएगा, मेजरेबल। और मैंने आपको शुरू में कहा था कि इफ़ एंड ओनली इफ की कंडीशन होती है, सेट फंक्शन मेजरेबल होता ही तब है जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, तो इसलिए हमने ये कंडीशन सेटिस्फाई कर ली। अगर ये मेजरेबल है तो फंक्शन भी क्या मेजरेबल है। पहला पार्ट आपके पास प्रूव हो गया, रह गया पाँचवा पार्ट। पाँचवें पार्ट में देखिए आपसे क्या पूछा उन्होंने, फिफ्थ पार्ट में उन्होंने पूछा हुआ है कि आपने प्रूव करना है कि एक्स सच डैट एफ ऑफ एक्स, अब ग्रेटर भी कर चुके हैं, लेस भी कर चुके हैं। फिफ्थ पार्ट में कहा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अल्फा भी क्या होना चाहिए, मेजरेबल। यानी कि आपने आगे के लिए भी याद रखना है कि मेजरेबल हर कंडीशन पे मेजरेबल होता है, ग्रेटर पे, लेस पे, ग्रेटर इक्वल पे, लेस इक्वल पे, और अब एंड पे आकर उन्होंने कहा इक्वल को भी क्या प्रूव कर दें, मेजरेबल। तो इक्वल को हम किस तरह करेंगे, पांचवा पार्ट एफ ऑफ एक्स सच डैट एफ ऑफ एक्स सच डैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अल्फा, ये बराबर होता है एक्स सच डैट एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा, इंटरसेक्शन एक्स सच डैट एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू अल्फा। ग्रेटर इक्वल टू अल्फा और लेस इक्वल टू अल्फा में इंटरसेक्शन में आती है कॉमन चीज़ें, इधर वो चीज़ें हैं जो बड़ी हैं या बराबर हैं, इधर वो चीज़ें हैं जो छोटी हैं या बराबर हैं, तो इंटरसेक्शन में सिर्फ इक्वालिटी बचती है, ऑब्वियस बात है, इक्वल टू अल्फा इन दोनों के बराबर होता है। अब हमें पता है हमारा सेकंड पार्ट कहता था कि ये क्या है मेजरेबल, फोर्थ पार्ट कहता था ये क्या है मेजरेबल, इंटरसेक्शन ऑफ मेजरेबल भी क्या होती है मेजरेबल, तो ये इसकी इक्वालिटी एक लाइन में प्रूव हो जाना कि ये क्या है मेजरेबल। अब हम प्रूव करना चाहते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अल्फा के लिए तो बात प्रूव हो चुकी है, हम कहते हैं इन्फिनिट के केस में क्या ये बात प्रूव होती है। इन्फिनिट के केस दो केसेस हैं, वो भी आपने ज़बानी याद रखने हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिट होना तो ये होती है काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन अल्फा, क्योंकि आपको इन्फिनिटी चाहिए, बड़ी चीज़ों को आप इंटरसेक्ट करोगे तो क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी आ जाएगी। अब ये ईच इनमें क्या है, इनमें से हर एक क्या है मेजरेबल है।
क्योंकि ये मेजरेबल की बेसिक कंडीशन है कि किसी कांस्टेंट से बड़ी वैल्यू है तो मेजरेबल होता है। मेजरेबल की इंटरसेक्शन भी क्या हो जाएगी, मतलब इन्फिनिटी के केस में भी क्या हो गया, हमारे पास मेजरेबल प्रूव हो गया। अब हमने माइनस इन्फिनिटी चाहिए, माइनस इन्फिनिटी होगा एफ ऑफ एक्स इज लेस देन माइनस एन, छोटी नंबर से भी कम वैल्यूज़ पे आप इंटरसेक्शन लगा दो तो वो आती है माइनस इन्फिनिटी। अब ये हमारे पास क्या है, लेस देन एनी कांस्टेंट, माइनस एन भी तो कांस्टेंट ही है ना, तो ये एनी कांस्टेंट से लेस, ये मेजरेबल है, उनकी इंटरसेक्शन भी क्या हो जाएगी, मेजरेबल। तो माइनस इन्फिनिटी वाला केस भी क्या हो जाएगा, हालांकि ये दोनों पूछे नहीं हुए, पूछा सिर्फ यही हुआ है। तो अब तक आपने पढ़ लिया कि मेजरेबल फंक्शन क्या होता है और मेजरेबल फंक्शन कहाँ कहाँ पे होते हैं। ग्रेटर देन अल्फ़ा, ये तो उसकी ऑब्वियसली और डेफिनेशन वाली वैल्यू है। फिर ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फ़ा, लेस देन इक्वल टू अल्फ़ा, लेस देन अल्फ़ा, ग्रेटर देन अल्फ़ा, इक्वल टू अल्फ़ा, और दोनों इन्फिनिटी केस, मतलब हर केस में क्या होता है, फंक्शन मेजरेबल होता है अगर राइट साइड पे कोई अल्फ़ा कोई कांस्टेंट पड़ा हो। हमारे पास वैल्यूज हैं एफ प्लस फंक्शन की और एफ माइनस फंक्शन की। एफ प्लस होता है मैक्सिमम ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स और ज़ीरो, इनमें से जो वैल्यू बड़ी होगी वही आंसर आ जाएगा एफ प्लस का। और एफ माइनस होता है मैक्सिमम ऑफ माइनस एफ ऑफ एक्स और ज़ीरो, इनमें से जो बड़ी वैल्यू होगी वो आंसर आ जाएगा एफ माइनस ऑफ एक्स का। इसके बाद क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले पार्ट में हमें प्रूव करना है कि एफ इक्वल होता है एफ प्लस माइनस एफ माइनस, और दूसरे में हमने प्रूव करना है कि एफ मोड इक्वल होता है एफ प्लस प्लस एफ माइनस। ये दो पार्ट हमने प्रूव करने हैं। अब हम फर्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। एफ को इक्वल प्रूव करना है एफ प्लस माइनस एफ माइनस। अच्छा, अब इसमें केसेस आ जाएंगे। सबसे पहला केस, अगर एफ ऑफ एक्स हमारे पास जीरो के बराबर हो तो फिर एफ प्लस क्या होता था, एफ प्लस होता था मैक्सिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स और ज़ीरो। अगर एफ ऑफ एक्स ही ज़ीरो है तो एफ प्लस आ जाएगा मैक्सिमम ऑफ ज़ीरो ज़ीरो, और आंसर भी आ जाएगा ज़ीरो। और एफ माइनस की वैल्यू थी मैक्सिमम ऑफ माइनस एफ ऑफ एक्स और ज़ीरो। अगर एफ ऑफ एक्स ही ज़ीरो है तो एफ माइनस भी क्या आ जाना है, ज़ीरो। तो इस तरीके से हमारे पास एफ प्लस माइनस एफ माइनस इज इक्वल टू ज़ीरो माइनस ज़ीरो आ जाना है, जो कि इक्वल टू ज़ीरो है, जो कि एफ के बराबर ही है। तो पहला पार्ट, ए पार्ट प्रूव हो गया पहले पार्ट का, यानी कि अगर एफ ऑफ एक्स ज़ीरो हो। सेकंड पार्ट में हम कहेंगे बी पार्ट में, अगर एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव हो तो एफ प्लस होता है मैक्सिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स और ज़ीरो। अगर एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव है तो इनमें से मैक्सिमम यही होगा फिर एफ ऑफ एक्स। अगर एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव हो तो माइनस से मल्टीप्लाई करने से नेगेटिव हो जाएगा, तो मैक्सिमम इनमें से नेगेटिव और जीरो में से मैक्सिमम जीरो आ जाएगा। एफ की वैल्यू आ जाएगी एफ प्लस माइनस ज़ीरो, यानी कि एफ प्लस माइनस एफ माइनस इज इक्वल टू एफ आ जाएगा। तो सेकंड पार्ट बी पार्ट भी प्रूव हो जाएगा। थर्ड पार्ट होगा, अगर एफ एक्स नेगेटिव हो, एफ प्लस होता है मैक्सिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स और ज़ीरो। अब एफ ऑफ एक्स एक नेगेटिव नंबर है तो फिर मैक्सिमम जीरो आएगा, एफ प्लस की वैल्यू जीरो आ जाएगी। एफ माइनस होता है मैक्सिमम ऑफ माइनस एफ ऑफ एक्स और ज़ीरो। अब एफ ऑफ एक्स नेगेटिव था तो माइनस एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव हो जाएगा, तो मैक्सिमम माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। तो एफ प्लस माइनस एफ माइनस हो जाएगा एफ प्लस ज़ीरो माइनस माइनस प्लस एफ एक्स। तो फिर ये तीनों केसेस में एफ बराबर आ जाएगा एफ प्लस माइनस एफ माइनस। तो इस तरीके से हमारे पास तीनों पार्ट्स प्रूव हो गए पहले पार्ट के। सेकंड पार्ट था एफ का मोड इक्वल होता है एफ प्लस प्लस एफ माइनस। अब हमने ये प्रूव करना। सेकंड पार्ट का ए केस अब क्या हो जाएगा, ए केस जब एफ ऑफ एक्स ज़ीरो हो, अगर एफ ऑफ एक्स ज़ीरो हो तो एफ प्लस भी क्या होना है ज़ीरो, एफ माइनस भी क्या होना है ज़ीरो। तो इस तरीके से हमारे पास है एफ प्लस प्लस एफ माइनस इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का मोड, क्योंकि एफ ऑफ एक्स ज़ीरो है, ज़ीरो का मोड भी ज़ीरो होता है। पहला पार्ट प्रूव हो गया ए पार्ट सेकंड का। अब बी पार्ट सेकंड का क्या है, जब एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव हो, अगर एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव हो, पॉजिटिव नंबर पे मोड लगे तो आंसर वही आ जाता है। तो एफ प्लस होता है मैक्सिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स और ज़ीरो। अगर एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव है तो आंसर आ जाएगा एफ ऑफ एक्स। अब एफ माइनस होता है मैक्सिमम ऑफ माइनस एफ ऑफ एक्स और ज़ीरो। अगर एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव है, माइनस एफ ऑफ एक्स नेगेटिव हो जाएगा, तो मैक्सिमम आ जाएगा ज़ीरो। अब एफ प्लस प्लस एफ माइनस आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एफ माइनस की वैल्यू ज़ीरो है इज इक्वल प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। और अगर वैल्यू पॉजिटिव हो तो एफ ऑफ एक्स और मोड इक्वल ही होते हैं, तो मतलब एफ मोड इसके इक्वल ही है, यही प्रूव करना था। थर्ड केस, अगर एफ ऑफ एक्स हमारे पास नेगेटिव हो, अगर कोई नंबर नेगेटिव हो तो उसका मोड आ जाता है माइनस एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स का मोड क्या आ जाता है माइनस एफ ऑफ एक्स। अब एफ प्लस की वैल्यू होती है मैक्सिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स और ज़ीरो। अगर एफ ऑफ एक्स नेगेटिव चल रहा है तो फिर मैक्सिमम ज़ीरो होगा, एफ प्लस की वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी। एफ माइनस होता है मैक्सिमम ऑफ माइनस एफ ऑफ एक्स और ज़ीरो। अगर एफ नेगेटिव चल रहा है तो माइनस एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव आ जाएगा और मैक्सिमम माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। अब एफ प्लस प्लस एफ माइनस बराबर आ जाएगा ज़ीरो माइनस एफ ऑफ एक्स, ये बराबर होता है माइनस एफ ऑफ एक्स के। और जब वैल्यू नेगेटिव हो तब मोड का आंसर यही तो होता है, तो ये इसके मोड के इक्वल आ जाएगा। तो एफ प्लस प्लस एफ माइनस इक्वल टू मोड आ जाएगा। तो थर्ड केस में भी एफ मोड बराबर आ जाएगा एफ प्लस प्लस एफ माइनस। आगे एग्जांपल है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अगर हो 1/2 प्लस साइन एक्स,
और उसके बाद एंगल का लिमिट गिवन है 0 से लेके 2 पाई तक। अब हम इंटरवल को ब्रेक करेंगे। एक इंटरवल आ जाएगा 0 से 7 पाई ओवर 6, एक इंटरवल आ जाएगा 7 पाई ओवर 6 से लेके 11 पाई ओवर 6, और तीसरा इंटरवल आ जाएगा 11 पाई ओवर 6 से लेके 2 पाई तक। अब फंक्शन, ये फंक्शन है 1/2 प्लस साइन एक्स। ये पॉजिटिव रहता है अगर वैल्यू हो 0 से 7 पाई ओवर 6 या 11 पाई ओवर 6 से लेके 2 पाई तक, और नेगेटिव रहता है जब जब वैल्यूज हो 7 पाई ओवर 6 से लेके 11 पाई ओवर 6 तक। अब हमें पता है फंक्शन अगर पॉजिटिव हो तो एफ प्लस की वैल्यू में मैक्सिमम में पॉजिटिव और जीरो में से पॉजिटिव पिक कर लेंगे, और एफ प्लस की वैल्यू में अगर फंक्शन नेगेटिव हो, इस इंटरवल में नेगेटिव होता है ना, तो फिर हम जीरो पिक करेंगे। इसलिए हमने इसके इंटरवल बना दिया 2 इंटरवल्स पे पॉजिटिव और एक इंटरवल पे नेगेटिव। अब देखते हैं इसको क्या करना है नेक्स्ट। अब है वैल्यू एफ प्लस की। एफ प्लस होता है मैक्सिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स और जीरो। अब एफ पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे होता था, ये इंटरवल 11 पाई ओवर 6 से 2 पाई और 0 से 7 पाई ओवर 6 इन पे पॉजिटिव था, और इस इंटरवल पे नेगेटिव था। जहाँ पे नेगेटिव होता है वहाँ पर मैक्सिमम जीरो हो जाएगा ऑब्वियसली, और जहाँ पर पॉजिटिव होता है वहाँ पर मैक्सिमम फंक्शन ही हो जाएगा क्योंकि वो पॉजिटिव है जीरो से बड़ा। तो एफ प्लस की वैल्यू हमारे पास कभी कभी ये आएगी जब इंटरवल ये होगा, कभी जीरो आएगी जब इंटरवल ये होगा, और फिर यही आ जाएगी जब इंटरवल ये होगा, यानी कि पीस वाइज आई है वैल्यू एफ प्लस की। सिमिलरली एफ माइनस क्या होता था, मैक्सिमम ऑफ माइनस एफ ऑफ एक्स और जीरो। अब जिस इंटरवल पे एफ पॉजिटिव होता था वहाँ पर माइनस एफ ऑफ एक्स नेगेटिव हो जाएगा, और जिस इंटरवल पे एफ नेगेटिव होता था वहाँ पर माइनस एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसके ऑपोजिट हम लिख लेंगे, यानी कि इस इंटरवल पे ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, बाकी दो इंटरवल्स पे वैल्यू, इस इंटरवल पे वैल्यू जीरो हो जाएगी, इस इंटरवल पे वैल्यू जीरो हो जाएगी, और इस इंटरवल पे माइनस साइन एक्स माइनस 1 यानी कि माइनस एफ ऑफ एक्स आंसर आ जाएगा। ये आप देख लोगे तफसील से तो ये ईजी है, मुश्किल नहीं है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है, अगर एफ और जी हमारे पास मेजरेबल फंक्शंस हों तो हमने फाइंड करना है कि सारे भी क्या होने चाहिए, मेजरेबल फंक्शन। पहला फंक्शन है एफ प्लस सी। एफ तो फंक्शन है जो मेजरेबल है, और सी कोई कांस्टेंट है, यानी कि किसी फंक्शन में कोई कांस्टेंट फंक्शन सी ऐड करें तो फिर भी आंसर क्या होना चाहिए, मेजरेबल। चेक कर लेते हैं। अगर एफ मेजरेबल हो तो आपको समझाया हुआ था कि एफ ऑफ एक्स ग्रेटर दैन अल्फ़ा, ये तो हमारे पास होता है। ये देखें, अगर एफ मेजरेबल है तो ये कंडीशन तो हमें पता है, फुल एंड फाइनल एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर दैन अल्फ़ा, ये तो होनी ही होनी है। अब हमने प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव करना है कि एफ प्लस सी भी क्या है, मेजरेबल है। तो एफ प्लस सी मेजरेबल कब होगा, जब जिस तरह एफ मेजरेबल हो तो एफ ऑफ एक्स ग्रेटर दैन अल्फ़ा होता है ना, तो एफ प्लस सी मेजरेबल तब होगा जब एफ प्लस सी ऑफ अल्फ़ा भी क्या हो, ग्रेटर दैन अल्फ़ा हो। अब एफ भी फंक्शन है, सी भी फंक्शन है, जब एक्स पे अप्लाई होगा इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस सी ऑफ एक्स इज ग्रेटर दैन अल्फ़ा। अब सी ऑफ एक्स एक कॉन्स्टेंट है, उसको सी लिख लेते हैं, तो एफ ऑफ एक्स प्लस सी इज़ ग्रेटर दैन अल्फ़ा। सी इधर प्लस और क्या हो जाएगा माइनस, तो एफ ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर दैन अल्फ़ा माइनस सी को नया नाम अल्फ़ा डैश कह लें। ये भी क्या हो जाएगा, मेजरेबल प्रूव हो गया, क्योंकि ये मेजरेबल की डेफिनेशन ही है, जब भी कोई फंक्शन किसी कांस्टेंट से बड़ा है वो मेजरेबल हो जाता है। तो हमारे पास जो चल रहा था वो क्या प्रूव हो गया, मेजरेबल। पहला पार्ट आपके पास क्लियर हो गया। सेकंड पार्ट क्या आपने प्रूव करना है कि सी एफ एक कांस्टेंट फंक्शन को किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई करें तो वो भी क्या होता है, मेजरेबल होता है। सी एफ भी आपने क्या प्रूव करना है, मेजरेबल। अच्छा, अब सी एफ को प्रूव करने के लिए हमारे पास 3 केसेस हैं। अगर सी जीरो होगा हमारे पास, अगर इसमें हमारे पास पहला केस है, अगर हमारे पास सी जीरो, अगर अल्फ़ा हमारे पास नेगेटिव आ जाए, इधर आप सी एफ कर रहे हो ना, सी एफ सी अगर जीरो हो तो ये सारा हो जाना जीरो। अगर अल्फ़ा नेगेटिव हो तो हमेशा जीरो नेगेटिव से बड़ा ही होता है। तो सी जीरो के केस में अगर अल्फ़ा नेगेटिव हो फिर तो ऑब्वियसली क्या हो जाना, उसने मेजरेबल प्रूव हो जाना। अगर अल्फ़ा ग्रेटर दैन जीरो हो और सी कोई कांस्टेंट हो, अल्फ़ा ग्रेटर दैन जीरो है और सी क्या है, कांस्टेंट है। अब हम केस वो लेके चले इसमें अल्फ़ा पॉजिटिव है और चूँकि सी जीरो था तो जीरो कभी पॉजिटिव नंबर से बड़ा हो ही नहीं सकता। तो इस केस में सेट पूरा किसके बराबर हो जाएगा, फाई के, क्योंकि ऐसा कोई एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता कि जहाँ पर जीरो हमारे पास किसी पॉजिटिव नंबर से बड़ा आ जाए। और एम्प्टी सेट हमेशा क्या होता है, मेजरेबल होता है। तो पहले केस में भी मेजरेबल, दूसरे केस में भी, यानी कि सी जीरो पे हर केस में क्या हो गया, मेजरेबल हो गया। सी एफ मेजरेबल हो चुका है। अब अगर सी नेगेटिव हो तो सी एफ हमने मेजरेबल प्रूव करना है। अब सी नेगेटिव है, जब सी नेगेटिव इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। नेगेटिव नंबर था सी, जब नेगेटिव नंबर जाके तो डिवाइड हो तो ये साइड भी चेंज हो जाती है। तो एफ एक्स इज ग्रेटर दैन अल्फ़ा था ना, तो एफ एक्स लेस दैन अल्फ़ा हो जाएगा। लेकिन हमने पीछे पढ़ के तो आया है ग्रेटर लेस सारे केसेस में क्या होता है, मेजरेबल होता है। अगर एफ एक्स लेस दैन अल्फ़ा डैश है तो ये भी हमारे पास क्या है, मेजरेबल है, प्रूव हो गया। तीसरा केस अगर सी ग्रेटर दैन जीरो हो, अब सी ग्रेटर दैन जीरो, जब ग्रेटर दैन जीरो जाके डिवाइड होगा नंबर कोई,
तो वो ग्रेटर साइड ग्रेटर ही रहेगी, तो एफ ऑफ एक्स ग्रेटर दैन अल्फा डैश आ जाएगा। और ये केस में भी क्या हो जाएगा, मेजरेबल प्रूव हो जाएगा। तो सी की वैल्यू 0 हो या लेस दैन 0 हो या ग्रेटर दैन 0 हो, तीनों केसेस में सी एफ हमारे पास क्या प्रूव हो गया, सी एफ हमारे पास मेजरेबल प्रूव हो गया। इसके बाद थर्ड पार्ट हमारे पास था कि एफ प्लस जी को क्या प्रूव करना है, एफ प्लस जी को मेजरेबल प्रूव करना है। यही इन सब में पार्ट्स में से मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है एफ प्लस जी वाला, और ये हमें आया भी हुआ है बी एस मैथ में सेमेस्टर 8 में 2021 के पेपर में ये आया भी हुआ। तो एफ प्लस जी हमने प्रूव करना है कि एफ प्लस जी हमारे पास क्या है, मेजरेबल है। एफ प्लस जी हमने प्रूव करना है मेजरेबल, जिस तरह एफ मेजरेबल हो तो एफ ऑफ एक्स ग्रेटर दैन अल्फा होता है। अब हमने एफ प्लस जी अगर मेजरेबल प्रूव करना है तो हम चाहते हैं कि एफ प्लस जी ऑफ एक्स भी क्या हो, ग्रेटर दैन अल्फा हो, ये हम शो करवाना चाहते हैं। अच्छा, अब हम प्रूव करना चाहते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, यानी कि एफ प्लस जी ऑफ एक्स यही हो जाएगा ना टूट के एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, इसे ग्रेटर दैन अल्फा प्रूव करना चाहते हैं। अच्छा, इसे अपन लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर दैन अल्फा, जी ऑफ एक्स इधर प्लस और उधर क्या हो जाएगा माइनस। एफ ऑफ एक्स भी कोई ना कोई नंबर ही आना ना, फंक्शन एक्स पे अप्लाई होगा, कोई ना कोई वैल्यू आएगी। अल्फा माइनस जी ऑफ एक्स भी कोई ना कोई वैल्यू आएगी। हर दो रियल नंबर्स के दरमियान में एक रैशनल नंबर ज़रूर आ सकता है, तो इन दोनों के दरमियान में क्या आ जाएगा, एक रैशनल नंबर आर आ जाएगा। एफ ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर दैन आर इज़ ग्रेटर दैन अल्फा माइनस जी ऑफ एक्स। इस क्वेश्चन को हमने करना ही रैशनल नंबर की मदद से सॉल्व है। अच्छा, अब आप चाहते हैं कि एक्स सच डैट एफ ऑफ एक्स एफ प्लस जी ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर दैन अल्फा, यही प्रूव करना है ना, ये हमने टू प्रूव है। इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू यूनियन ऑफ रैशनल नंबर्स एक्स सच डैट एफ ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर दैन आर, एक पार्ट इसका इंटरसेक्शन एक्स सच डैट अल्फा माइनस जी ऑफ एक्स इज़ लेस देन आर, अल्फा माइनस जी ऑफ एक्स इज लेस देन आर, यानी कि इतना पार्ट इंटरसेक्शन इतना पार्ट और इसकी यूनियन कर लेनी रैशनल नंबर तक, तो ये इसके इक्वल होता है, जो हमने चाहते हैं उसके इक्वल होता है ये। अब हम करेंगे क्या, पहले इन दोनों को इक्वल प्रूव करेंगे, जो पीछे करते आ रहे हैं उसी तरीके से। एक एलिमेंट इसमें से लेंगे और इसमें प्रूव कर देंगे, फिर एक एलिमेंट इसमें से लेंगे और इसको इसमें प्रूव कर देंगे। अच्छा भाई, एक एलिमेंट वाई मैंने लेट कर लें, इसमें से ले लिया। अगर वाई इसमें से एफ प्लस जी ऑफ वाई किससे ग्रेटर हो जाएगा, अल्फा से। एफ प्लस जी ऑफ वाई ग्रेटर दैन अल्फा, यानी कि एफ ऑफ वाई प्लस जी ऑफ वाई ग्रेटर दैन अल्फा, यानी कि एफ ऑफ वाई इज ग्रेटर दैन अल्फा माइनस जी ऑफ वाई। अगर अब एफ ऑफ वाई ग्रेटर अल्फा माइनस जी ऑफ वाई से और ये दो रियल नंबर है तो इनके दरमियान में एक रैशनल आ जाएगा आर। वही ऊपर वाला कंसेप्ट सेम ईजी है। एफ ऑफ वाई इज ग्रेटर दैन आर इज ग्रेटर दैन अल्फा माइनस जी ऑफ वाई। अब यहाँ से हम इसे तोड़ लेंगे, वाई बिलोंग कर जाएगा एक्स सच डैट एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर दैन आर एंड वाई बिलोंग कर जाएगा एक्स सच डैट अल्फा माइनस जी ऑफ एक्स इज लेस देन आर। इसमें भी और इसमें भी वाई है, अगर इन दोनों में है तो इनकी इंटरसेक्शन में भी है। अगर इंटरसेक्शन के एक सेट में है तो उन सब की यूनिट में भी, मतलब एलिमेंट यहाँ से लिया था, एलिमेंट इसके अंदर चला गया, यानी कि ये इसका सब सेट यहाँ तक हमने प्रूव कर दिया। अब एलिमेंट इसमें से लेंगे और उसको इसमें प्रूव करेंगे। कन्वर्सली सपोज डैट के एलिमेंट हमने इसमें से ले लिया, कोई एलिमेंट इसमें से है, मतलब एलिमेंट आ जाएगा यूनियन ऑफ दिस सेट इंटरसेक्शन दिस सेट। अब मतलब एलिमेंट वो वाई इस सेट में भी है और इस सेट में, अगर वो एलिमेंट वाई इस सेट में है तो एफ ऑफ वाई ग्रेटर देन आर होगा। अगर वो एलिमेंट इसमें है तो अल्फा माइनस जी ऑफ वाई ग्रेटर देन लेस देन आर होगा। ये आ गया आपके पास एफ ऑफ वाई ग्रेटर देन आर और अल्फा माइनस जी ऑफ वाई लेस देन आर। इन दोनों को कंबाइन करें तो एफ ऑफ वाई ग्रेटर देन आर इज ग्रेटर देन अल्फा माइनस जी ऑफ वाई आ जाएगा। इधर से आप इंप्लाई करें तो एफ ऑफ वाई इज ग्रेटर देन अल्फा माइनस जी ऑफ वाई आएगा, आर स्किप कर दें, इसके बाद जी ऑफ वाई इधर आके ऐड हो जाएगा तो एफ प्लस जी ऑफ वाई ग्रेटर देन अल्फा आ जाएगा, यानी कि एलिमेंट इस सेट में आ जाएगा, तो ये सेट इसका सबसेट हो जाएगा। तो फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब हमने पीछे पार्ट पढ़े हुए हैं कि ग्रेटर देन अल्फा वाली या ग्रेटर देन कॉन्स्टेंट वाली चीज़ भी क्या होती है, मेजरेबल। लेस देन कॉन्स्टेंट वाली चीज़ भी क्या होती है, मेजरेबल। दो मेजरेबल की इंटरसेक्शन भी क्या होती है, फिर मेजरेबल। तो अंदर आने वाला सेट मेजरेबल है और मेजरेबल सेट्स की यूनियन भी क्या होती है, मेजरेबल। तो मतलब ये सारी साइड राइट हैंड साइड क्या मेजरेबल। अगर ये राइट हैंड साइड मेजरेबल है और इक्वालिटी है तो फिर लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, एफ प्लस जी भी क्या हो जाएगा, मेजरेबल प्रूव हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास ये इंपॉर्टेंट भी था, इसे अच्छी तरह से आपने कर लेना। अगला पार्ट है जी माइनस एफ भी क्या होना चाहिए, मेजरेबल। अभी पीछे पार्ट पड़ा था कि सी एफ क्या होता है, मेजरेबल। अब मैं सी की जगह पे -1 पुट करूँ तो माइनस एफ भी क्या हो जाना, मेजरेबल। इसके बाद अभी पढ़ा था कि एफ प्लस जी क्या होता है, मेजरेबल। अब एक मेजरेबल सेट जी ले लें और एक माइनस एफ ले लें, दोनों को ऐड करें जी प्लस माइनस एफ, तो जी माइनस एफ भी क्या हो जाएगा, यानी कि पिछलों को यूज़ करके ही ये प्रूव हो गया, नया काम करने की जरूरत नहीं पड़ी। इसके बाद ऑप्शन है, इसके बाद पॉइंट है एफ स्केयर हमारे पास क्या होना चाहिए, मेजरेबल। अब हम एफ स्केयर को लिख सकते हैं, हम अगर एफ स्केयर को मेजरेबल प्रूव करना है मतलब एफ स्केयर ग्रेटर देन अल्फा। एफ स्केयर ग्रेटर देन अल्फा को हम लिख सकते हैं
एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन अल्फा स्क्वायर रूट यूनियन एफ ऑफ एक्स लेस देन माइनस अल्फा स्क्वायर रूट। अब ये ग्रेटर देन कांस्टेंट, ये भी चीज़ क्या होती है मेजरेबल, लेस देन कांस्टेंट भी क्या होती है मेजरेबल, यूनियन ऑफ मेजरेबल भी क्या होता है मेजरेबल। तो अगर राइट हैंड साइड मेजरेबल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी मेजरेबल प्रूव हो जाएगी। अगला पार्ट है आपने दो फंक्शन एफ और जी मल्टीप्लाई होने होते हैं, ये भी क्या होता है मेजरेबल। अब हम लिख सकते हैं एफ जी इज इक्वल टू 1/4 एफ प्लस जी स्केयर माइनस एफ माइनस जी स्केयर। इसको ओपन स्केयर ओपन करके देखें यही बनता है, इक्वल बनता है। अब एफ प्लस जी भी क्या है मेजरेबल, एफ माइनस जी भी क्या है मेजरेबल, उनके स्केयर्स भी फिर क्या हो जाएंगे मेजरेबल, इनका डिफरेंस भी मेजरेबल। तो अगर राइट हैंड साइड मेजरेबल है तो एफ जी मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी मेजरेबल, ये हमारे पास प्रूव हो जाएगा। सिमिलरली हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है सेवंथ पार्ट एफ ओवर जी। अब हमने इसको मेजरेबल प्रूव करना है। एफ ओवर जी को हम लिख सकते हैं, पहले 1/g को कंसीडर कर लेना। अब 1/g इज़ ग्रेटर दैन अल्फ़ा होता है इक्वल टू 3 और इसमें पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। अगर g ऑफ एक्स ग्रेटर दैन 0 हो, इफ़ अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 0, इफ़ अल्फ़ा पॉजिटिव हो फिर g ऑफ एक्स ग्रेटर दैन 0 इंटरसेक्शन g ऑफ एक्स लेस दैन 1/अल्फ़ा। अगर अल्फ़ा नेगेटिव हो फिर g ऑफ एक्स ग्रेटर दैन 0 यूनियन g ऑफ एक्स लेस दैन 0 इंटरसेक्शन g ऑफ एक्स लेस दैन 1/अल्फ़ा। अब हम पता है ग्रेटर इक्वल या लेस दैन या ग्रेटर दैन हर केस में क्या होते हैं मेजरेबल। तो ये सारे मेजरेबल फंक्शंस हैं, इनके यूनियन या इंटरसेक्शन भी क्या हो जाएगी मेजरेबल। इसका मतलब 1/g हमारे पास क्या प्रूव हो गया मेजरेबल। और अभी प्रूव करके आए हैं कि दो मेजरेबल फंक्शन एफ और जी अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर क्या आता है मेजरेबल। अब अगर 1/g मेजरेबल है और एफ भी मेजरेबल है तो एफ इंटू 1/g ये भी क्या होगा मेजरेबल। इस तरीके से हमारे पास एफ और जी क्या प्रूव हो जाएगा मेजरेबल। इसके बाद है एफ एंड जी, एफ एंड जी फंक्शन इसका हमने क्या प्रूव करना है मेजरेबल। अब एफ एंड जी होता है एफ एंड जी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन अल्फा, ये हमने प्रूव करना है। और ये इक्वल होता है एक्स सच डेट एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन अल्फा यूनियन एक्स सच डेट जी ऑफ एक्स भी ग्रेटर देन अल्फा। अब ये भी मेजरेबल है, ये भी मेजरेबल है, तो इनकी यूनियन भी क्या हो जाएगी मेजरेबल प्रूव। इस तरीके हमारे पास एंड वाला फंक्शन क्या हो जाएगा मेजरेबल प्रूव हो जाएगा। इसके बाद एफ और जी, इसको मेजरेबल प्रूव करना है। ये बराबर होता है एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन अल्फा इंटरसेक्शन जी ऑफ एक्स ग्रेटर देन अल्फा। अब ये भी मेजरेबल है, ये भी मेजरेबल है, तो इसके तरीके हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी मेजरेबल प्रूव हो जाएगी। 9th पार्ट भी हो गया। इसके बाद हमारे पास 10th पार्ट है, हमने प्रूव करना है कि एफ मोड भी क्या होता है मेजरेबल। अब एफ मोड इक्वल होता है एफ प्लस प्लस एफ माइनस, पीछे भी किया भी था थोड़ी देर पहले। एफ मोड बराबर होता है एफ प्लस प्लस एफ माइनस। एफ प्लस की वैल्यू होती है मैक्सिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स 0, यानी कि मैक्सिमम दो नंबर्स में उसे हम लिख सकते हैं एफ और 0। अब एफ और 0 आ जाएगा, एफ माइनस होता है मैक्सिमम ऑफ माइनस एफ ऑफ एक्स और 0 जाएगा माइनस एफ और 0। अब एफ प्लस प्लस एफ माइनस बीइंग द सम ऑफ मेजरेबल फंक्शन, ये सम ऑफ मेजरेबल फंक्शन है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी हमारे पास मेजरेबल प्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है लेट एफ बी अ मेजरेबल एक्सटेंडेड रियल वैल्यू मेजरेबल फंक्शन डिफाइन ऑन डी। अब एफ एक मेजरेबल फंक्शन और डिफाइन है डी पे, तो आपने क्या करना है लेट ए बी अ मेजरेबल सबसेट, उसका एक सबसेट ले लेना है ए, और प्रूव ये करना है कि रिस्ट्रिक्शन ऑफ एफ टू ए इज आल्सो मेजरेबल। अब देखिए ज़रा, अगर ये हमारे पास डी सेट है, डोमेन सेट डी ले लिया ना हमने। अब हमने एक फंक्शन मेजरेबल हो तो क्या होता था एक्स बिलोंग्स टू डी सच डेट एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन अल्फ़ा, यही थी डेफिनेशन पढ़ी ना हमने। अब हमने प्रूव कर देना है कि इसका एक सबसेट ले लें डी का ए सबसेट ले लें, जो किसका सबसेट है डी का। हमने प्रूव करना है कि जो ए में मौजूद एलिमेंट्स हैं वो भी क्या होने चाहिए इस तरीके से मेजरेबल होने चाहिए। अब ज़रा गौर करें, जो ए में मेजरेबल होने चाहिए वो इस तरह होंगे ना, एक्स बिलोंग्स टू ए सच डेट एफ ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन अल्फ़ा, ऐसे के ही होंगे ना। अगर डी वाले इस तरह के होंगे तो ए वाले इस तरह के। अब ए वाले होंगे किस तरह से, एक्स बिलोंग्स टू ए सच डेट एफ ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन अल्फ़ा, ये इक्वल होगा सारे डी के एलिमेंट्स जो इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करें, सारे डी के एलिमेंट्स, वो सारे एलिमेंट्स ले लें जो इस डी के डेफिनेशन को सेटिस्फाई करें, उन सारे में से ए के साथ ले लें इंटरसेक्शन, तो वही आंसर आएगा ना ए वाले एलिमेंट्स। तो इस तरह हम इसको लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन सारे डी के एलिमेंट्स जो इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करें। तो एक्स बिलोंग्स टू ए सच डेट एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन ए, ये बराबर आ जाएगा ए इंटरसेक्शन एक्स बिलोंग्स टू डी सच डेट एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन ए। अब ये मेजरेबल है, हमें पता है बाय डेफिनेशन, ये भी क्या है ए मेजरेबल है, उन्होंने कहा हुआ है एक मेजरेबल सबसेट लें, मेजरेबल इंटरसेक्शन मेजरेबल भी क्या हो जाएगा मेजरेबल। तो जो हमने प्रूव करना था, यानी कि रिस्ट्रिक्शन आ गई कि जो मेजरेबल सेट डी था
उसके सबसेट ए पे भी जो सेट फंक्शन बनता है वो भी क्या होता है, मेजरेबल। इस तरीके से हमारे पास उसकी रिस्ट्रिक्शन भी क्या प्रूव हो जाएगी, मेजरेबल प्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्रोलरी है 1.8, लेट डी एंड ई बी मेजरेबल सेट्स ऑफ फंक्शन एफ एंड फंक्शन एफ विद डोमेन डी यूनियन ई। डी और ई हमारे पास मेजरेबल सेट है और फंक्शन एफ है जिसकी डोमेन है डी यूनियन ई। वो फंक्शन मेजरेबल होगा इफ़ एंड ओनली इफ इट्स रिस्ट्रिक्शन टू डी एंड ई आर मेजरेबल। रिस्ट्रिक्शन डी की और ई की उस फंक्शन पे वो भी मेजरेबल हो तो फिर डी यूनियन ई डोमेन वाला सेट फंक्शन मेजरेबल होगा। और अगर डी यूनियन ई डोमेन वाला फंक्शन मेजरेबल हो फिर रिस्ट्रिक्शन डी एंड ई ऑफ एफ क्या होगा, मेजरेबल हमारे पास। सपोज दैट एफ इज़ मेजरेबल, पहले आप कह लें एफ मेजरेबल है किस पे, डी पे और ई पे। अब एक्स बिलोंग्स टू डी यूनियन, अब हमने डोमेन लेनी है डी यूनियन ई। एक्स बिलोंग्स टू डी यूनियन ई सच दैट एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन ए, भी ये बराबर किसके होगा, अब डोमेन थी डी यूनियन ई, डोमेन टूट जाएगी एक बार डी और एक बार ई और दरमियान में क्या आ जाएगा, यूनियन। एक्स बिलोंग्स टू डी सच दैट एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन ए यूनियन एक्स बिलोंग्स टू ई सच दैट एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन अल्फा। ये दो हमारे पास सेट आ जाएंगे। अब ये भी क्या है, मेजरेबल, ये भी क्या है, मेजरेबल। कहाँ से पता लगा, क्वेश्चन में गिवन है डी और ई मेजरेबल है। अगर ये भी मेजरेबल है, ये भी मेजरेबल है, यूनियन भी क्या हो जाएगी, मेजरेबल। तो डी यूनियन ई क्या प्रूव हो जाएगी, मेजरेबल हमारे पास प्रूव हो जाएगी। अब हम कन्वर्सली में क्या कहेंगे, कन्वर्सली में कहेंगे कि डी यूनियन ई मेजरेबल है। हम प्रूव करना चाहते हैं रिस्ट्रिक्शन ऑफ डी एंड ई टू डी यूनियन ई क्या होगी, मेजरेबल। अभी पिछले सवाल में प्रूव किया था कि डी हमारे पास बड़ा सेट था और उसका सबसेट ए हमारे पास क्या हो गया था, मेजरेबल। रिस्ट्रिक्शन प्रूव हो गई थी। अब इस पार्ट में मैं क्या कह रहा हूँ, ये फर्ज करें हमारे पास बड़ा सेट है डी यूनियन ई। कन्वर्सली मैंने कह लिया डी यूनियन ई मेजरेबल है। अब डी भी इसका क्या है, सबसेट, और ई भी इसका क्या है, सबसेट। तो यही तो प्रूव करना है कि डी भी रिस्ट्रिक्शन टू डी यूनियन ई और ई भी रिस्ट्रिक्शन टू डी यूनियन ई क्या होनी चाहिए, मेजरेबल। तो प्रीवियस थ्योरम यूज़ करके हमने सिंपल लिख ही देना, कन्वर्सली सपोज दैट एफ इज मेजरेबल ऑन डी यूनियन ई, देन डी एंड ई दोनों रिस्ट्रिक्शन है किसकी, एफ की डी पे, तो दोनों क्या हो जाएंगी, मेजरेबल। इस तरीके से हमने बस लिख के ही प्रूव कर दिया उसको। मेरे पास थ्योरम है 1.9, लेट एफ बी अ फंक्शन विद मेजरेबल डोमेन डी, देन एफ इज मेजरेबल इफ एंड ओनली इफ फंक्शन जी, जी की आगे डिस्क्रिप्शन दी है, डी की दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो भी क्या होगा, मेजरेबल। अब इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, अगर एफ मेजरेबल होगा तो जी क्या होना चाहिए, मेजरेबल, और अगर जी मेजरेबल होगा फिर एफ क्या होना चाहिए, मेजरेबल हमारे पास। अब सपोज कर लेंगे अगर एफ क्या हो, मेजरेबल। अब जी के दो ही केसेस हैं, या जी एफ के बराबर होता है या जी जीरो के बराबर होता है। अगर डोमेन डी हो तो जी एफ के बराबर होता है, अगर डोमेन डी डैश हो फिर जी जीरो के बराबर हो जाता है। अब एफ हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि मेजरेबल है, तो अगर डोमेन डी में जाएँ तो जी और एफ इक्वल हो जाएंगे। अगर एफ मेजरेबल है और जी और एफ एग्जैक्टली इक्वल तो फिर जी भी क्या हो जाएगा, मेजरेबल। और अगर डोमेन डी डैश में जाएँ फिर वैल्यू क्या होती है, जी की ज़ीरो, फिर जी ज़ीरो आता है और ज़ीरो एक कांस्टेंट फंक्शन है, तो कांस्टेंट फंक्शन भी हमेशा क्या होता है, मेजरेबल। तो इन एनी केस जी क्या हो जाएगा, मेजरेबल। अगर एफ मेजरेबल हो तो जी मेजरेबल हो गया। अब आप आएँ कन्वर्सली में, कन्वर्सली में आपने प्रूव करना है कि अगर आपके पास जी मेजरेबल हो तो अब एफ भी मेजरेबल होगा डोमेन डी में। अब पहले देखिए जी की डोमेन क्या है, जी एक बार अपना आंसर दे रहा है डी डोमेन में और एक बार अपना आंसर दे रहा है डी डैश डोमेन में, यानी कि जी की टोटल डोमेन है डी यूनियन डी डैश। जी की टोटल डोमेन क्या है, डी यूनियन डी डैश। अब आप चाहते हो कि एफ फंक्शन भी मेजरेबल हो जाए डोमेन डी में। जैसे हमने आपको बताया अभी हमने किया था काम कि अगर डी हमारे पास सेट हो मेजरेबल तो वो पूरे का पूरा आंसर क्या देगा, मेजरेबल, मेजरेबल फंक्शन आंसर देगा। और अगर उसका सबसेट ले लें ए तो फिर क्या होता है, ये उसकी रिस्ट्रिक्शन आ जाती है छोटे सबसेट पे, वो भी क्या रहता है, मेजरेबल। अब जब डी यूनियन डी डैश पे सारा आंसर क्या आ रहा है, मेजरेबल, तो इसका सबसेट ही है डी, तो रिस्ट्रिक्शन उसकी सबसेट डी पे भी क्या होगा, मेजरेबल। इस तरीके से हमने सिर्फ लिखना ही है। ये देखें कन्वर्सली आपने लिखा हुआ है जी बी है मेजरेबल फंक्शन ऑन डी यूनियन डी डैश, देन एफ रिस्ट्रिक्शन है जी की डी पे, सिर्फ लिखना ही है, वो भी क्या हो जाएगा, मेजरेबल। पिछला थ्योरम यूज़ करके अगला थ्योरम है 1.10, लेट एफ बी एन एक्सटेंडेड रियल वैल्यू फंक्शन विद मेजरेबल डोमेन एंड लेट D1 डोमेन है, जब D1 डोमेन में एक्स रहे तब एफ एक्स का आंसर क्या आता है, इन्फिनिट, और जब D2 डोमेन में रहे तब एफ एक्स का आंसर आता है माइनस इन्फिनिट। लेट एफ बी एन एक्सटेंडेड रियल वैल्यू फंक्शन विद मेजरेबल डोमेन डी। आगे दो सेट है, अब ये दोनों सेट क्या हो जाएंगे, देन एफ इज मेजरेबल इफ एंड ओनली इफ D1 एंड D2 इज मेजरेबल एंड द रिस्ट्रिक्शन ऑफ एफ टू D माइनस D1 यूनियन D2 इज मेजरेबल।
अच्छा, अब इसका प्रूफ शुरू करते हैं। लेट एफ बी अ मेजरेबल फंक्शन। हमने क्या लिया कि एफ मेजरेबल है डोमेन डी पे। अगर मेजरेबल है तो मेजरेबल में वो 5 हमने पढ़े थे पॉइंट्स, उनमें से लास्ट पॉइंट था कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अल्फा भी क्या होता है मेजरेबल, यानी कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कुछ भी हो तो वो क्या होता है मेजरेबल इक्वालिटी में। अब उसके बाद हमने लास्ट पार्ट किए थे इन्फिनिटी पे और माइनस इन्फिनिटी पे भी क्या होते हैं मेजरेबल। अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अल्फा पे मेजरेबल है तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिट पे भी क्या है मेजरेबल, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिट पे भी क्या है मेजरेबल। ये दोनों फिर क्या हो गए मेजरेबल, यानी कि D1 भी मेजरेबल और D2 भी मेजरेबल। इसके बाद और यही प्रूव करना था ना, D1 को भी मेजरेबल प्रूव करना था, D2 को भी। और एक और चीज़ प्रूव करनी थी कि D1 यूनियन D2 को अगर आप माइनस कर दे D में से तो वो भी क्या होना चाहिए मेजरेबल। अब देखिए ज़रा, अगर आपके पास D एक सेट है, उसके सबसेट आगे D1 और D2 जिनको मैंने अभी मेजरेबल प्रूव किया। अब D1 यूनियन D2 भी क्या है सबसेट ही है D का। तो अगर आप D में से इसको माइनस करें तो ये पूरा सेट सबसेट ही है D का, यानी कि D का सबसेट ही है ये पूरा सेट D माइनस D1 यूनियन D2, ये पूरा सबसेट किसका है D का। तो वही पिछला कंसेप्ट यूज होगा, अगर सुपर सेट हमारे पास मेजरेबल बना रहा हो तो उसका कोई सबसेट भी क्या बनाता है मेजरेबल बनाता है। तो ये रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी फंक्शन की D माइनस D1 यूनियन D2 पे, ये भी क्या हो जाएगा मेजरेबल हमारे पास प्रूव हो जाएगा। अब आ जाए इसके कन्वर्सली पे। कन्वर्सली आपने सपोज कर लेना है कि D1 भी क्या है मेजरेबल इन्फिनिट वाला, D2 माइनस इन्फिनिट वाला भी क्या है मेजरेबल, और D माइनस D1 यूनियन D2 भी क्या है मेजरेबल। अगर ये तीनों मेजरेबल हो तो अब हमने F को मेजरेबल प्रूव करना है। अब हमने डेफिनेशन शुरू से की थी कि F मेजरेबल हो, उसकी डेफिनेशन यही होती है, यानी कि हमने एफ ऑफ एक्स ग्रेटर दैन अल्फा प्रूव करना है। अब एफ ऑफ एक्स ग्रेटर दैन अल्फा बराबर होता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इन्फिनिट यूनियन D माइनस D1 यूनियन D2 एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर दैन इन्फिनिट। अब ये कैसे आ गया देखिए ज़रा, हमें चाहिए एफ ऑफ एक्स ग्रेटर दैन इन्फिनिट अल्फ़ा, ये चाहिए ना मेजरेबल प्रूव करने के लिए। अब मेजरेबल के लिए हमें सारी वैल्यूज चाहिए जो अल्फ़ा से बड़ी हों। अल्फ़ा से बड़ी कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है, या ग्रेटर दैन अल्फ़ा, उसमें यूनियन कर दें इन्फिनिट, यानी हम ग्रेटर दैन अल्फ़ा से चल के इन्फिनिट तक जा रहे हैं। तो यही काम किया हुआ है, ग्रेटर दैन अल्फ़ा को और इन्फिनिट तक को यूनियन कर दिया हुआ है। अब ग्रेटर दैन अल्फ़ा वाला भी मेजरेबल होता है हमें पता है, इन्फिनिट वाला भी क्या होता है मेजरेबल। तो यूनियन ऑफ मेजरेबल भी क्या होगा मेजरेबल। मेजरेबल अगर राइट साइड है तो लेफ्ट साइड भी क्या मेजरेबल। इस तरीके से हमारे पास फंक्शन क्या प्रूव हो जाएगा, कन्वर्सली में भी मेजरेबल प्रूव हो गया। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है ऑलमोस्ट एवरीवेयर की प्रॉपर्टी। अब डेफिनेशन है ऑलमोस्ट एवरीवेयर की, कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो जिन पॉइंट्स पे सेटिस्फाई ना कर रही हो उसकी आप मेजर लें और मेजर ज़ीरो आ जाए तो इसे हम कहते हैं ऑलमोस्ट एवरीवेयर। अब इसकी एग्जांपल सुने और दोबारा मेरी बात ज़रा ध्यान से सुने। फंक्शन इस तरह से है कि एफ ऑफ एक्स का आंसर आ रहा हो 1 अगर इफ़ एक्स इज़ इर्रेशनल नंबर, और एफ ऑफ एक्स का आंसर आ रहा हो 0 इफ़ एक्स इज़ रैशनल नंबर। ऑलमोस्ट एवरीवेयर की डेफिनेशन क्या होती है उर्दू में आपने याद रखनी है, जिन पॉइंट्स पे वो डेफिनेशन सेटिस्फाई ना हो रही हो उसकी मेजर 0 होना चाहिए। अब हम कहते हैं एफ इज़ इक्वल टू 1 ऑलमोस्ट एवरीवेयर। एफ इज़ इक्वल टू 1 होगा ऑलमोस्ट एवरीवेयर। एफ 1 कब होता है, जब क्या हो इरेशनल नंबर। मैंने कहा था जिन पे ये मतलब डेफिनेशन क्या रही है, अब एफ क्या होना चाहिए 1। तो जिस पॉइंट्स पे डेफिनेशन डिससेटिस्फाई हो रही है वो है रैशनल, क्योंकि इरेशनल पे तो वो आंसर दे रहा है। जिन पे डिससेटिस्फाई हो रही है वो क्या है इरेशनल नंबर। तो हमने क्या करना है, जिन पे डिससेटिस्फाई हो रही है उसकी अगर मेजर लें, मेजर ऑफ रैशनल क्या होती है, रैशनल एक काउंटेबल सेट है। और आप पीछे पढ़ के आ चुके हो काफ़ी डिस्क्रिप्शन से कि मेजर ऑफ काउंटेबल सेट क्या होती है 0, तो मेजर ऑफ रैशनल नंबर क्या होती है 0। तो जिन पॉइंट्स पे वो डेफिनेशन डिससेटिस्फाई हो रही है उन पॉइंट्स की मेजर क्या आ गई 0। अगर मेजर उनकी 0 आ जाए तो वो डेफिनेशन ऑलमोस्ट एवरीवेयर एग्जिस्ट करती है। ये डेफिनेशन थी किसकी, ऑलमोस्ट एवरीवेयर की। इसके अलावा इसकी एक और भी एग्जांपल है, जी ऑफ एक्स का आंसर 1 आ रहा है अगर एक्स इरेशनल हो, और जी ऑफ एक्स का आंसर एक्स आ रहा है अगर एक्स रैशनल हो। वो कह रहे हैं एफ इज़ इक्वल टू जी ऑलमोस्ट एवरीवेयर आता है। अब अगर 1 आएगा तो फिर तो वो हो जाएगा इक्वल, डेफिनेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। अगर जी ऑफ एक्स, यहाँ पे एफ आना चाहिए, अगर वो एक्स के, अगर वो जी ऑफ एक्स नहीं आ रहा, कहाँ पे नहीं सेटिस्फाई हो रहा, एक्स बिलोंग्स टू क्यू पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा, उनकी मेजर लेंगे तो क्यू की मेजर क्या होती है 0 होती है। अब थ्योरम 1.15 लेट एफ एंड जी आर एक्सटेंडेड रियल वैल्यूज फंक्शन विच आर फाइनाइट ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ये क्या है, फाइनाइट ऑलमोस्ट एवरीवेयर। अब हमने जानबूझ के D1 वो डोमेन ले लेनी है
जिसमें फंक्शन एफ ऑफ एक्स का आंसर इन्फिनिट आए और जी ऑफ एक्स का आंसर माइनस इन्फिनिट, यानी कि हमने जानबूझ के वो वैल्यू ले ली जो क्वेश्चन को कंट्राडिक्ट करें। क्वेश्चन कहता था कि एफ और जी के आंसर फाइनाइट होने चाहिए, हमने जानबूझ के क्या ले लिए हैं, इन्फिनिट। डोमेन 1 में भी एफ का आंसर इन्फिनिट, जी का भी आंसर इन्फिनिट, और डोमेन 2 में भी एफ का भी आंसर इन्फिनिट और जी का भी आंसर इन्फिनिट, कभी पॉजिटिव इन्फिनिट कभी नेगेटिव इन्फिनिट। अगर ये इन्फिनिट और इन्फिनिट आ जाएंगे तो आ जाएगा D1 बराबर आ जाएगा एक्स सच डेट एफ एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिट इंटरसेक्शन एक्स सच डेट जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिट। और डोमेन 2 में क्या हो जाएगा, एक्स सच डेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिट इंटरसेक्शन एक्स सच डेट जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिट। इस तरीके से हमने D1 और D2 में वो एलिमेंट ले लिए जो क्वेश्चन को क्या करते हैं, कंट्राडिक्ट करते हैं। अब ऑलमोस्ट एवरीवेयर की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए कि वो पॉइंट्स जहाँ पर डेफिनेशन कंट्राडिक्ट करे उनकी मेजर जीरो होती है, मतलब मेजर ऑफ D1 भी क्या हो जाएगी, जीरो, और मेजर ऑफ D2 भी क्या हो जाएगी, जीरो। ये लिखा हुआ है, मेजर ऑफ D1 इज इक्वल टू मेजर ऑफ D2 इज इक्वल टू जीरो। जब मेजर ऑफ D1 भी जीरो है, मेजर ऑफ D2 भी जीरो है, तो मेजर ऑफ D1 यूनियन D2 भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और ये हमने प्रूव करना था कि एफ प्लस जी भी क्या है, मेजरेबल है। तो अगर एफ की मेजर डोमेन D1 है, जी की डोमेन D2 है, तो अगर मेजर ऑफ D1 यूनियन D2 जीरो है तो एफ प्लस जी भी क्या हमारे पास हो गया, मेजरेबल प्रूव हो गया। इसके बाद थ्योरम 1.16 लेट एफ बी अ मेजरेबल फंक्शन विद एफ इज इक्वल टू जी ऑलमोस्ट एवरीवेयर। अब डेफिनेशन ये है कि एफ किसके बराबर होना चाहिए, जी के बराबर ऑलमोस्ट एवरीवेयर। तो जिन पॉइंट्स पे एफ जी के इक्वल नहीं होगा उनकी डोमेन क्या, उनका मेजर क्या होगी, जीरो, हमें ये पता है। अब हमने खुद से ई लिया जिसमें एफ और जी क्या हो, इक्वल ना हो, डेफिनेशन डिससेटिस्फाई हो रही हो, तो ई की डोमेन फिर क्या हो जाएगी, सॉरी ई की मेजर फिर क्या हो जाएगी, जीरो। अब डी मेजरेबल था, ई भी हमने क्या लिया, जीरो मेजर वाला मेजरेबल है। तो अगर डी मेजरेबल है, ई भी मेजरेबल है, तो फिर डी माइनस ई भी क्या हो जाएगा, मेजरेबल हो जाएगा। अब ये क्यों कर रहे हैं, हमने जी को मेजरेबल प्रूव करना है। तो डी डोमेन पे जी किसके बराबर होता है, एक्स बिलोंग्स टू डी माइनस ई सच डेट जी ऑफ एक्स ग्रेटर देन अल्फा यूनियन एक्स बिलोंग्स टू ई सच डेट जी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन अल्फा। हमें चाहिए जी की वो वैल्यू जो ग्रेटर देन अल्फा हो डी में। हम लिखेंगे डी माइनस ई यूनियन ई, तो डी माइनस ई यूनियन ई सबसेट है डी का, डी में से ई माइनस करें और फिर उसे यूनियन कर दें, तो आंसर ये डी आना है। तो मतलब इसको हम इसके इक्वल लिख सकते हैं। अब ये भी मेजरेबल है, ग्रेटर देन अल्फा है, ये भी मेजरेबल है, ग्रेटर देन अल्फा है, यूनियन ऑफ मेजरेबल भी क्या हो जाएगा, मेजरेबल। अगर राइट साइड मेजरेबल है तो फिर लेफ्ट साइड भी क्या हो जाएगी, मेजरेबल। जी हमारे पास मेजरेबल प्रूव हो जाएगा इस तरीके से। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम 1.18 है। इस तरह के हमने पहले भी क्वेश्चन बहुत किए हुए हैं, मैं सिर्फ आपको हिंट बताऊंगा और क्वेश्चन आपसे खुद ही हो जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहला है मैक्सिमम ऑफ एफ आई को, यानी कि अगर कोई फंक्शन मेजरेबल हो, एफ मेजरेबल फंक्शन हो, तो उनका मैक्सिमम ऑफ एफ आई भी क्या होता है, मेजरेबल होता है। अब सबसे पहले आपने सिर्फ लिखना सीखना है कि मैक्सिमम वाले को लिखते किस तरह। लेट कर लें जो मैक्सिमम फंक्शन है उसको आप एच कह लें, मैक्सिमम फंक्शन को क्या कह लिया, एच। तो फिर एच को हम लिख सकते हैं, एच को हम लिख सकते हैं यूनियन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन अल्फा, यानी कि वो सारे फंक्शंस उनका यूनियन ले लें। वैसे भी आपको पता है मैक्सिमम निकालते किस तरह, सारे फंक्शंस का यूनियन ले लें, वो हमारे पास मैक्सिमम फंक्शन। अब हमने इसको इसके इक्वल प्रूव, इसको इसका सबसेट प्रूव करना है, इसको इसका सबसेट, फिर ये क्या हो जाएंगे इक्वल। एक एलिमेंट इसमें से लेंगे, ये काम आपने खुद करना, और वो चला किस में जाएगा, इस सेट में। फिर एक एलिमेंट इस सेट में से लेंगे, वो चला किस में जाएगा, इस सेट में। जब दोनों कंटेन हो जाएंगे फिर दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। अब ये सारे सेट मेजरेबल, इनकी यूनियन भी क्या हो जाएगी, मेजरेबल। अगर राइट साइड मेजरेबल है तो लेफ्ट साइड भी क्या है, मेजरेबल। इस तरीके से आप पहला पार्ट मैक्सिमम वाला करोगे। सेकंड पार्ट आपके पास है मिनिमम वाला। अब मिनिमम को इस तरह लिखते हैं, सारे फंक्शन का क्या ले लें, इंटरसेक्शन। ऑब्वियसली बात है, सारे फंक्शन का सब इंटरसेक्शन ले लें। अब एक एलिमेंट इसमें से लेंगे, वो इधर बिलोंग करवा देंगे, फिर एक एलिमेंट इसमें से लेंगे। ये आपको काम आता भी और ईजी भी, आपने देख लेना। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। अब ये सारे क्या हैं, मेजरेबल। इंटरसेक्शन और मेजरेबल भी क्या है, मेजरेबल। अगर राइट साइड मेजरेबल है तो लेफ्ट साइड भी क्या हो जाएगी, मेजरेबल। इस तरीके से आपने मिनिमम भी प्रूव कर लिया। इसके बाद थर्ड पार्ट है इसका, इन्फीमम प्रूव करना। अब मैक्सिमम मिनिमम हो गया, अब इन्फीमम। इन्फीमम किसके इक्वल होता है, इन्फीमम होता है इंटरसेक्शन। अब देखें ना, जो अभी तक आपने किया ना, ये दो मैक्सिमम था एन तक की यूनियन, एन तक की यूनियन। उसके बाद आपने किया मिनिमम, ये था एन तक की इंटरसेक्शन। इसके बाद आ गए हैं सेम सवाल है इन्फीमम ऑफ सुप्रीमम। सिर्फ अब जो इंटरसेक्शन है और यूनियन है वो इन्फिनिट तक चलेगी, इन्फीमम में इंटरसेक्शन आ जाएगी इन्फिनिट तक। बाकी सारा सवाल सेम है। इसमें से एलिमेंट लेके तो बिलोंग करवाएंगे, इसमें से एलिमेंट लेके तो इक्वल प्रूव करेंगे। ये सारे मेजरेबल हैं, इनकी इंटरसेक्शन में मेजरेबल, तो फिर ये भी क्या हो जाएगा, मेजरेबल। सेम काम आप सुप्रीमम के लिए भी कर लेंगे। सुप्रीमम किसके केवल होता है, इन्फिनिट तक यूनियन कर लेंगे आप सारे एफ ऑफ एन की जो ग्रेटर देन अल्फा हो।
अब इनमें से एलिमेंट लेंगे और इसमें बिलोंग कर देंगे, फिर इसमें से एलिमेंट लेंगे, इसमें बिलोंग कर देंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये सारे सुप्रीम वो मेजरेबल फंक्शन हैं, उनकी आप यूनियन लेंगे, वो भी क्या हो जाएगी, मेजरेबल। तो फिर आपके पास लेफ्ट साइड भी क्या हो जाएगी, मेजरेबल प्रूव हो जाएगी। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास लिमिट सुपीरियर। ये आपने लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर शुरू में पढ़े हुए हैं मेजर थ्योरी में। अब लिमिट सुपीरियर चाहिए, लिमिट सुपीरियर होता है लिमिट ऑफ इन्फीमम ऑफ सुप्रीमम ऑफ एफ एन। अब पिछले पार्ट यूज होने लगे, अभी हमने प्रूव किया सुप्रीमम ऑफ एफ एन क्या होता है, सुप्रीमम ऑफ एफ एन क्या होता है, मेजरेबल। फिर इन्फीमम ऑफ मेजरेबल भी क्या होता है, मेजरेबल। तो इस तरीके से हमने दोनों को कंबाइनली यूज़ किया, तो लिमिट सुपीरियर क्या हो जाएगा, मेजरेबल। अभी तो प्रूव करके आए हैं ना, ये देखिए इन्फीमम भी क्या होता है, मेजरेबल, सुप्रीमम भी क्या होता है, मेजरेबल। तो लिमिट सुपीरियर होता है इन्फीमम ऑफ सुप्रीमम, तो सुप्रीमम पहले मेजरेबल, फिर मेजरेबल के इन्फीमम लेंगे, वो फिर क्या हो जाएगा। इसी तरीके से आप लिमिट इन्फीरियर प्रूव कर देंगे, वो होती है सुप्रीमम की इन्फीमम। लिमिट इन्फीरियर होती है सुप्रीमम, सुप्रीमम की बात में क्या लेनी है, इन्फीमम ऑफ एफ आई। अब इन्फीमम ऑफ एफ आई क्या होता है, मेजरेबल। फिर जो आंसर आएगा उसके सुप्रीमम लेंगे, फिर क्या आंसर आ जाएगा, मेजरेबल। इस तरीके से आप इन दोनों को भी क्या कर लेंगे, मेजरेबल प्रूव कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है 1.19, अ कंटिन्यूस फंक्शन इज अ मेजरेबल ऑन अ मेजरेबल सेट इज मेजरेबल। अब हमें प्रूव करना है कि कंटिन्यूस फंक्शन भी क्या होता है, मेजरेबल। इसके लिए आप ज़रा फिगर को समझ लें। हमारे पास मेजरेबल फंक्शन कौन सा होता है, जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये है कि जब एफ ऑफ एक्स क्या हो, ग्रेटर देन अल्फा हो। यही पढ़ा हुआ है ना आपने। अब डोमेन आपके पास डी है, और हमें पता है डी में से वो पॉइंट्स चाहिए जिन पे फंक्शन का आंसर ये फ़र्ज करें अल्फ़ा है। तो वो सारी वैल्यूज़ चाहिए जिन पे फंक्शन का आंसर अल्फ़ा से बड़ा आ रहा हो। सारी वो वैल्यूज़ जिन पे आप वैल्यू पुट करें तो अल्फ़ा से आंसर बड़ा आ रहा हो, मतलब एफ ऑफ एक्स का आंसर ग्रेटर देन अल्फ़ा आ रहा हो। अब अल्फ़ा से बड़ा आंसर कितना आ सकता है, इन्फिनिट तक आंसर आ सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपके पास एफ ऑफ एक्स का आंसर जो रेंज आनी है वो क्या आनी है, अल्फ़ा से लेके इन्फिनिट तक आंसर आ सकते हैं। अब आप फंक्शन को समझिए ज़रा, अगर दोनों तरफ इन्वर्स अप्लाई करें तो आपके पास वो फंक्शन एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन अल्फ़ा, ये फंक्शन किसके बराबर होता है, एफ इधर इधर जा क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स ऑफ अल्फ़ा टू इन्फिनिट। ये समझने वाली चीज़ थी। फंक्शन वो है जिसकी वैल्यू अल्फ़ा से बढ़ी है, तो मतलब रेंज आ जाएगी अल्फ़ा से इन्फिनिट। फंक्शन इधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, मतलब एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन अल्फ़ा, ये फंक्शन ये सेट किसके बराबर होता है, एफ इनवर्स ऑफ अल्फ़ा टू इन्फिनिट। अब आपको सवाल की समझ आएगी। अब आप लिख सकते हो एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन अल्फ़ा, इसको लिख सकते हो एफ इनवर्स ऑफ अल्फ़ा टू इन्फिनिट। यहाँ पर कोई फिगर नहीं है और कोई डिस्क्राइब नहीं किया हुआ, आपने खुद ये देखना है। जो मैंने समझाया इसको आप समझ लें, एफ इनवर्स अल्फ़ा टू इन्फिनिट। अब हमें पता है अगर एफ कंटिन्यूस फंक्शन है तो उसका इन्वर्स भी क्या होगा, कंटिन्यूस फंक्शन। अगर राइट हैंड साइड क्या है कंटिन्यूस, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, सॉरी अगर राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, कंटिन्यूस है, और हर कंटिन्यूस क्या होता है, मेजरेबल। तो फिर ये भी क्या हो जाएगा, मेजरेबल। इसकी आगे थोड़ी सी डिटेल में लिखी हुई है, एफ इनवर्स को लिखा हुआ है डी इंटरसेक्शन एफ। इसको आज आप चाहे ज़ुबानी याद कर लें, बेसिकली आपने सिर्फ यही याद रखना है जहन में। उन्होंने आगे डिस्क्राइब किया है डी इंटरसेक्शन एफ है, डी भी मेजरेबल, एफ भी मेजरेबल, इंटरसेक्शन भी क्या हो जाएगी, मेजरेबल। लेकिन अगर आप इस तरह भी लिख लें कि मेजरेबल फंक्शन एफ कंटिन्यूस फंक्शन है, उसका इन्वर्स हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूस और मेजरेबल। तो फिर अगर राइट हैंड साइड मेजरेबल होता है, लेकिन अगर आप ये लिख लें तो बेहतर है, इसको एक बार पढ़ लेना। लेकिन बेसिकली चीज़ समझने वाली वही थी जो मैंने आपको समझा दी। आगे थ्योरम नंबर 1.20 है, इसके दो उन्होंने मेथड बताए हुए हैं। अब ये दूसरा मेथड हम देख रहे हैं, वैसे जिससे मर्जी कर लें एक ही बात है। इफ़ एफ इज़ मेजरेबल फंक्शन, और हमने कहा हुआ एक सेट है कि एफ ऑफ एक्स बिलोंग करता है ए टू बी को, ये भी क्या होना चाहिए, मेजरेबल सेट। ठीक है, इट इज़ गिवन डैट एफ इज़ मेजरेबल फॉर्म, हमें पता है कि एफ क्या है, मेजरेबल फंक्शन है। और एफ ऑफ एक्स बिलोंग किसको करता है, ए टू बी को, ए से बी सेट को। तो फिर एक्स सच डैट एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए हो जाएगा, इंटरसेक्शन एक्स सच डैट एफ ऑफ एक्स लेस देन बी हो जाएगा। ये किस तरह हो गया, अब देखिए ज़रा। वो कह रहे हैं कि जो एक्स है वो बिलोंग करता है ए से बी को। अगर कोई किसी सेट में कोई एलिमेंट आ जाए तो वो पहले से क्या होता है, बड़ा होता है, और दूसरे से क्या होता है, छोटा होता है। वो एलिमेंट पहले से छोटा होता है, पहले एलिमेंट से बड़ा होता है और दूसरे एलिमेंट से छोटा होता है। तो यही काम किया हुआ है। ए से बी था तो एफ ऑफ एक्स ए से बड़ा आ जाएगा, लेकिन बी से छोटा आएगा। इनकी क्या कर लेंगे, इंटरसेक्शन। अब ये भी क्या है, मेजरेबल, ये भी क्या है, मेजरेबल। और इंटरसेक्शन ऑफ मेजरेबल भी क्या होती है, मेजरेबल। तो फिर ये लेफ्ट साइड भी क्या हो जाएगी हमारे पास, मेजरेबल प्रूव हो जाएगी। अब पेज 368 पे जो थ्योरम है, थ्योरम 1.21, ये हमने पहले किया हुआ है। अगर दो फंक्शन एफ और जी हों तो एफ प्लस जी भी मेजरेबल, एफ माइनस जी भी मेजरेबल, एफ मल्टीप्लाई बाई जी भी। ये वही थ्योरम है, मतलब वही आप समझ लें, रिपीट हो गया। चाहे इसको आप ना करें, अगर देखना है तो उसको दोबारा देख लें, या इसको आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। वही रैशनल नंबर इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है। एक बार ये इससे लेस होगा,
एक बार ये इससे लेस होगा, ये हमने पहले किया हुआ है, तो चाहे आप इसको स्किप भी कर दें, आपने ये किया हुआ है। एफ प्लस जी वाला जो क्वेश्चन है ना, अगर एफ और जी मेजरेबल है तो एफ प्लस जी भी मेजरेबल हो, वो वाले जो क्वेश्चन है 5-7 पार्ट थे, वही आपने कर लेने हैं, ये वही चीज़ रिपीट हुई है। आगे 370 पेज पे आए, थ्योरम 1.22, ये इंपॉर्टेंट भी है। लेट एफ बी एनी रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइन ऑन ए मेजरेबल डोमेन डी एंड जी बी एन ओपन सेट इन आर, देन एफ इज मेजरेबल इफ एंड ओनली इफ एफ इनवर्स जी इज मेजरेबल। एफ मेजरेबल होगा जब जब एफ इनवर्स जी क्या हो जाएगा, मेजरेबल, और जी हमारे पास क्या है, एक ओपन सेट है। लेट, अब हम क्या करेंगे, लेट एफ बी ए मेजरेबल फंक्शन, हम क्या लेंगे, एफ मेजरेबल फंक्शन और जी हमारे पास क्या है, एक ओपन सेट है। अब हमेशा ओपन सेट ओपन इंटरवल्स की यूनियन से बनता है। जी जो ओपन सेट है ये ओपन इंटरवल्स की यूनियन से बनेगा, तो हमने आई एन ओपन इंटरवल्स ले लेने हैं, ए एन टू बी एन, तो जी बन रहा है इनकी यूनियन से। अब आई एन ओपन इंटरवल है जो कि है ए एन से लेके बी एन तक। अब हम ए एन टू बी एन इसको तोड़ देंगे, माइनस इन्फिनिट से बी एन, फिर इंटरसेक्शन ए एन से इन्फिनिट। ये किस तरह तोड़े हैं, इंटरवल्स को तोड़ने का तरीका अगर आपको पता होना चाहिए। अगर कोई इंटरवल हो ना, फ़र्ज़ करें 2 से 5, ये फ़र्ज़ करें आपके पास इंटरवल है, तो इसको हम किस तरह तोड़ सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिट से 5 इंटरसेक्शन 2 से इन्फिनिट। इनके इंटरसेक्शन में क्या आना है, इनकी इंटरसेक्शन में 2 से 5 ही आना है। तो ये तरीक़ाकार होता है इंटरवल को तोड़ने का। तो हमने इंटरवल ए एन टू बी एन तोड़ा है, माइनस इन्फिनिट से बी एन, इंटरसेक्शन ए एन से इन्फिनिट। अब हम दोनों तरफ इन्वर्स अप्लाई कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है ना एफ इन्वर्स जी क्या होना चाहिए, मेजरेबल। अब मैंने एफ इन्वर्स आई एन किया, इधर एफ इन्वर्स दोनों पे अप्लाई हो जाएगा इंटरसेक्शन पे। अब ये हो जाएगा एफ इनवर्स ऑफ माइनस इन्फिनिट टू बी एन इंटरसेक्शन एफ इनवर्स टू ए एन टू इन्फिनिट। अभी मैंने आपको समझाया था, ये अगर आपको याद हो कि फंक्शन अगर अप्लाई हो रहा हो इधर एफ ऑफ एक्स ग्रेटर दैन अल्फा होना चाहिए, तो वैल्यू आएगी अल्फा से लेके इन्फिनिट तक। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू होती है अल्फा से लेकर इन्फिनिट तक। अगर हमें एक्स की वैल्यू चाहिए तो एफ इधर आके आ जाएगा एफ इनवर्स अल्फा टू इन्फिनिट। उसी तरीके से अगर आपके पास एफ इनवर्स माइनस इन्फिनिट टू बी एन है, तो आप इसको लिख सकते हो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लेस दैन बी एन है, क्योंकि ये नेगेटिव तरफ से चल रहा है, माइनस इन्फिनिट से बी एन। मैं आपको बना के दिखाता हूँ। फ़र्ज़ करें ये आपके पास वैल्यू थी बी एन की, और सारी वैल्यू इससे छोटी आ रही हैं माइनस इन्फिनिट तक, बी एन से लेके माइनस इन्फिनिट तक। ये फंक्शन की वैल्यू फिर क्या होगी, बी एन से कम आ रही है ना, क्योंकि माइनस इन्फिनिट से बी एन आप चल रहे हो, तो फंक्शन की वैल्यू बी एन से नीचे नीचे आ रही है। अगर माइनस इन्फिनिट से बी एन है तो फंक्शन की वैल्यू बी एन से कम आ रही है। फिर ये वाली वैल्यूज़ है ए एन से इन्फिनिट तक। फ़र्ज़ करें अब ये बी एन नहीं, अब ये ए एन है, यहाँ से आप इन्फिनिट तक जा रहे हो, तो सारी वैल्यूज़ ए एन से बड़ी हैं। तो अब जो फंक्शन आएगा वो आएगा एफ ऑफ एक्स ग्रेटर दैन ए एन। अब ये भी मेजरेबल आपको पता है, ये भी क्या है, मेजरेबल। इंटरसेक्शन और मेजरेबल भी क्या है, मेजरेबल। तो फिर आपके पास एफ इनवर्स आई एन क्या है, मेजरेबल। अब जी बन रहा था आई एन की इंटरसेक्शन से, जब एफ इनवर्स आई एन मेजरेबल है तो उन सब की यूनियन भी क्या हो जाएगी, मेजरेबल। इस तरीके से आपके पास एफ इनवर्स जी क्या हो जाएगा, मेजरेबल प्रूव हो जाएगा। कन्वर्सली में आप सपोज कर लें कि एफ इनवर्स जी आपके पास मेजरेबल है और जी एक ओपन सेट है, ओपन सेट आप प्लट कर लें ए से अल्फ़ा। अब जब आप एफ इनवर्स जी करोगे वो हो जाएगा एफ इनवर्स ऑफ ए टू अल्फ़ा। एफ इनवर्स ऑफ ए टू अल्फ़ा जो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन करवाया वही यहाँ पे पेस्ट कर देना। एफ इनवर्स ऑफ ए टू अल्फ़ा क्या होता है, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर दैन अल्फ़ा। तो अब एफ इनवर्स ऑफ ए टू अल्फ़ा आ जाएगा एफ ऑफ एक्स ग्रेटर दैन अल्फ़ा, जो कि हमेशा क्या होता है, मेजरेबल। तो इस तरीके से हमारे पास एफ क्या हो जाएगा, मेजरेबल। कन्वर्सली में आपने इसको मेजरेबल कहा तो एफ क्या हो गया, मेजरेबल आपके पास प्रूव हो चुका। नेक्स्ट ये लिखा हुआ है कि अबव थ्योरम इज़ वैलिड फॉर एक्सटेंडेड रियल। ये क्वेश्चन करना ही नहीं है, सिर्फ आपने वही कर लेना, वही इसका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारे पास डेफिनेशन आ गई सिंपल फंक्शन की और स्टेप फंक्शन की। मैं आपको सिंपल डेफिनेशन बताऊंगा, आपने जैसे याद करनी है तो एज इट इज़ याद कर लें। लेकिन सिंपल फंक्शन वो होता है जिसकी रेंज फाइनाइट हो, यानी कोई फंक्शन एफ सिंपल तब होगा जब उसकी रेंज क्या होगी, फाइनाइट हो जाएगी। और कोई भी फंक्शन फाई कह लें, साई कह लें, एफ कह लें, कोई भी जिसकी रेंज क्या हो, फाइनाइट होगा तो सिंपल। और स्टेप फंक्शन वो होता है जिसमें आपके पास इंटरवल्स बनते हों और वैल्यूज़ उसके अंदर आती हों। अब ये देखें, ये हमारे पास स्टेप फंक्शन की डेफिनेशन है कि आपके पास इंटरवल बन जाए एक्स नोट से x1 और ए नोट उनके दरमियान हो, उसका आंसर आएगा a1 अगर x दरमियान हो x1 और x2 के। उसका आंसर आएगा a2 अगर x दरमियान हो x2 और x3 के। इस तरीके से वो अपनी वैल्यू किसी ना किसी इंटरवल के अंदर दे, फिर हम उसे कहते हैं स्टेप फंक्शन। तो ये थी सिंपल फंक्शन की डेफिनेशन जिसका आंसर फाइनाइट आए, और स्टेप फंक्शन जिसका आंसर किसी ना किसी, जब x किसी ना किसी इंटरवल में हो तब डिफरेंट आंसर आए, इसे हम कहते हैं स्टेप फंक्शन। ये थी डेफिनेशंस। अब इनके पढ़ते हैं थ्योरम्स। अब पेज नंबर 373 पे हमारे पास क्वेश्चन है, थ्योरम है
2.2 ये क्या है, स्टेप फंक्शन एफ इज़ मयरेबल विद मयरेबल डोमेन इज़ मयरेबल। उन्होंने कहा स्टेप फंक्शन जिसकी डोमेन मयरेबल हो वो स्टेप फंक्शन भी क्या हो जाता है, मयरेबल हो जाता है। अब हमें पता है कि मयरेबल फंक्शन, आपको मैं बार बार ये बात बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि एफ ऑफ एक्स क्या होता है, ग्रेटर देन अल्फ़ा होता है। लेट सपोज ये लाइन है आपके पास और ये वैल्यू क्या है, अल्फ़ा है। फंक्शन की वैल्यू अल्फ़ा से बड़ी आनी चाहिए, इससे ऊपर आनी चाहिए कहीं पे भी। अब केस 1 में आप कह रहे हो अगर अल्फ़ा जो है वो सब वैल्यूज़ से, डोमेन की सब वैल्यूज़ से मिनिमम से भी क्या हो, कम हो, यानी कि जो अल्फ़ा है, आप फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लो, जिस मर्ज़ी वैल्यू पे ले लो आप, अल्फ़ा उससे कम आ रहा है, अल्फ़ा उनसे नीचे है, यानी कि एफ़ की वैल्यू, फ़र्ज करें डोमेन में वैल्यू है ए से लेके बी तक। अब ए से बी तक फ़र्ज करें 25-30 वैल्यूज़ हैं, फंक्शन की वैल्यू उन 25-30 पे सब पे वैल्यू जो आ रही है, अल्फ़ा उन सब की मिनिमम से भी क्या नीचे पड़ा हुआ है। तो मतलब आप जिस पे भी फाइंड करेंगे वो अल्फ़ा से ऊपर ही आनी है, क्योंकि अल्फ़ा सबसे छोटा है। और मयरेबल फंक्शन हमारे पास होता ही वो है जिसकी वैल्यू अल्फ़ा से बढ़िया है। तो हमारे पास यहाँ पर जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं वो सारी क्या अल्फ़ा से ऊपर आ रही हैं, यानी कि ठीक है, सेटिस्फाई हो रहा है। तो फिर इसमें हमारे पास फंक्शन का आंसर पूरी की पूरी डोमेन आ जाएगी। तो पहले केस में क्या हो जाएगा, मयरेबल प्रूव हो जाएगा। दूसरे केस में हम लेते हैं अगर अल्फ़ा मैक्सिमम से भी क्या हो, ऊपर हो। अब देखें ज़रा, अब फिर समझेंगे इसमें 25-30 वैल्यू थी, 25-30 वैल्यू सारी यहाँ पर आ गई और अल्फ़ा यहाँ पे नहीं है। अल्फ़ा उन सब वैल्यूज़ की मैक्सिमम से भी कहाँ पड़ा हुआ है, ऊपर पड़ा हुआ है। जबकि मयरेबल फंक्शन तो वो होता है जिसमें अल्फ़ा से बड़ा फंक्शन आए। तो अब यहाँ पर हर वैल्यू से बड़ा अल्फ़ा है और अल्फ़ा से ऊपर तो कुछ है ही नहीं, तो फिर यहाँ पर मयरेबल कुछ भी नहीं होगा। तो फिर यहाँ जो हमें आंसर आना वो क्या होना है, फाई आ जाना है। और चूँकि फाई एक कांस्टेंट फंक्शन है और वो भी हमेशा मयरेबल होता है, तो सेकंड केस भी क्या हो जाएगा, मयरेबल हो जाएगा। थर्ड केस है जब अल्फ़ा ना तो सबसे छोटा होगा ना सबसे बड़ा होगा, दरमियान में कहीं पे आ जाएगा, मिनिमम से बड़ा होगा और मैक्सिमम से कम होगा। तो इस केस में जो सेट होता है एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन अल्फ़ा, ये आ जाएगा यूनियन ऑफ इंटरवल्स, यूनियन ऑफ इंटरवल्स में आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास यूनियन ऑफ इंटरवल्स, हर इंटरवल क्या हो जाएगा, मयरेबल। तो फिर यूनियन ऑफ इंटरवल भी क्या हो जाएगा, ये इसको थ्योरेटिकल याद कर लेना, यूनियन ऑफ इंटरवल भी क्या हो जाएगा, मयरेबल। इस तरीके से हमारे पास क्या, मयरेबल प्रूव हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास करैक्टरिस्टिक फंक्शन, अगर कोई सेट हो एक्स और उसका एक सबसेट ले लें ए, तो फिर एक्स ऑफ ए का आंसर क्या होता है, 1 होता है अगर वो एलिमेंट एक्स बिलोंग करता हो ए को, और आंसर 0 होता है अगर वो एलिमेंट एक्स ना बिलोंग करता हो ए को। ये हमारे पास करैक्टरिस्टिक फंक्शन था, आपने पढ़ा भी हुआ है इसको सेट थ्योरी में सेमेस्टर 7 में। अब करैक्टरिस्टिक्स फंक्शन के यहाँ पर 2-3 सवाल हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है ना, 1-2 क्वेश्चन स्किप करवा के 380 पेज वाला मैं आपको क्वेश्चन करवाने लगा हूँ, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पास पेपर में आया भी हुआ है ये क्वेश्चन। 2.9 एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट 380 पेज पे, ठीक है। अब ये है भी बहुत ईजी है। ये करैक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है करैक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ ए डॉट करैक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ बी। अच्छा, अब इसमें हमने केसेस करने हैं। इफ़ एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, अगर एक्स बिलोंग करता हो किसको, ए इंटरसेक्शन बी को, फिर एक्स बिलोंग करेगा ए को भी और एक्स बिलोंग करेगा बी। याद रखना है करैक्टरिस्टिक फंक्शन अपना आंसर 1 देता है अगर एक्स उस सेट को बिलोंग करता हो, अगर सेट को बिलोंग ना करता हो फिर आंसर 0 देता है। अब अगर एक्स बिलोंग करता है इंटरसेक्शन बी को, फिर एक्स आंसर क्या देगा, 1। अगर ए को बिलोंग करता है फिर भी आंसर 1, और बी को बिलोंग करता है फिर भी आंसर 1। तो 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 लिख सकते हैं पहला केस में, तो पहला सवाल ठीक है। इसके बाद इफ़ एक्स डज नॉट बिलोंग टू इंटरसेक्शन बी, अगर एक्स इंटरसेक्शन बी में नहीं है फिर या वो ए में नहीं होगा या वो बी में नहीं होगा। पहले केस में फ़र्ज करें अगर वो ए में नहीं है, फिर वो ए पे अपना आंसर 0 देगा और बी पे अपना आंसर 1 देगा। टोटल आंसर 1 इंटू 0 0 ही आना, तो सेटिस्फाई करता है। दूसरे केस, अब उसके बाद अगर वो ए में है और बी में नहीं है, फिर वो ए पे अपना आंसर 1 देगा और बी पे अपना आंसर 0 देगा। तो 0 इंटू 1 आंसर आना, इस केस में भी आंसर 0 ही है। तो केस 2 में भी क्या करता है, ये चीज़ सेटिस्फाई होती है। अब इसके बाद इसका ही तीसरा केस, पहले केस 1 बढ़ा है, केस 2 के आगे फिर 3 केस बने हैं ना। अगर एक्स ए इंटरसेक्शन बी को बिलोंग ना करे, कभी ए में नहीं होगा बी में होगा, कभी बी में नहीं होगा ए में नहीं होगा, कभी ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में ना हो, फिर दोनों पे आंसर क्या आने हैं, 0 0। लेकिन फिर भी 0 इंटू 0 आंसर 0 ही आना, तीनों केसेस में सेटिस्फाई होता है। सेकंड पार्ट है इसका, एक्स ए यूनियन बी इज इक्वल टू होता है एक्स इंटू एक्स ऑफ ए प्लस एक्स ऑफ बी माइनस एक्स ऑफ ए डॉट एक्स ऑफ बी। अब ये आपने प्रूव करना है
केस बनाने पहला, अगर एक्स ए को भी बिलोंग करता हो और एक्स बी को भी, दोनों को बिलोंग करता हो, फिर एक्स ऑफ ए का भी आंसर 1 आना है, एक्स ऑफ बी का आंसर भी 1 आना है और एक्स ऑफ ए यूनियन बी का आंसर भी क्या आना है 1 आना है। तो हो जाएगा 1, इधर आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस 1, प्लस 1 माइनस 1 कट जाएंगे, 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है, सेटिस्फाई हो गया। केस 2, अगर एक्स ए को बिलोंग करता हो और बी को बिलोंग ना करता हो, फिर एक्स ऑफ ए का आंसर 1 आएगा और एक्स ऑफ बी का आंसर 0 आएगा, एक्स ऑफ ए यूनियन बी का फिर आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इनकी वैल्यूज आप पुट करेंगे, फिर क्या होता है सेटिस्फाई होता है। तीसरा केस, अगर ए में ना और बी में हो, फिर ए पे आंसर 0 आएगा और बी पे आंसर 1 आएगा, यूनियन पे भी आंसर 1 आएगा, फिर वैल्यूज पुट करें तो ये चीज़ सेटिस्फाई करती है। इसके बाद अगला केस, अगर ए यूनियन बी में ही ना हो, मतलब ए में भी ना हो और बी में भी ना हो, फिर ए पे भी आंसर 0, बी पे भी आंसर 0 और ए यूनियन बी पे भी आंसर 0, इन वैल्यूज़ को पुट करो फिर भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो हैंस प्रूव्ड। थर्ड पार्ट है एक्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। थर्ड पार्ट हमारे पास सेकंड पार्ट के केस है, एक्स ऑफ ए यूनियन बी बराबर होता है ना एक्स ऑफ ए प्लस एक्स ऑफ बी माइनस एक्स ऑफ ए एक्स ऑफ बी। अगर वो हो जाए ए इंटरसेक्शन बी, अगर फाई आ जाए, डिसजॉइंट आ जाए और बी, फिर ये पार्ट, यही पार्ट सिर्फ इसको मिटा दे, बकाया के इक्वल होता है, तो इसको थर्ड पार्ट में लिखा हुआ, लास्ट वाली टर्म 0 की इक्वल हो जाएगी और बकाया इक्वल हो जाएगा। फोर्थ पार्ट है एक्स ऑफ ए डैश, ये बराबर होता है 1 माइनस एक्स ऑफ ए। जब कोई वैल्यू ए में बिलोंग करती होता वो ए डैश में नहीं होती, और जब कोई वैल्यू ए डैश में होता वो ए में नहीं होती। तो एक्स ऑफ, अगर ए वैल्यू ए को बिलोंग करती है तो एक्स ऑफ ए का आंसर क्या आएगा 1, फिर एक्स ऑफ ए डैश का आंसर क्या आ जाएगा 0, और जब कोई वैल्यू एक्स ए डैश में होगी तब उसकी आंसर ए डैश पे क्या होगा 1 और ए में क्या हो जाएगी 0। तो इनको आप पुट करके चेक कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। यानी कि फ़र्ज़ करें अब वैल्यू एक्स ए में है तो फिर यहाँ पे आंसर क्या आएगा 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, 1 माइनस 1 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस तरीके से आप अगर इधर हो जाएगी तो फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पर 0, 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 0, तो 1 इज इक्वल टू 1, दोनों केसेस में आंसर ठीक आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है बोरल सेट की। बोरल सेट आपने पहले भी कंसेप्ट अभी मैंने आपको बार बार समझाया हुआ है कि जब कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन अल्फ़ा हो, इसको हम लिख सकते हैं एफ इनवर्स ऑफ अल्फ़ा टू इन्फिनिट। ये मैंने आपको इस तरह से समझाया था, अगर अल्फ़ा की वैल्यू ये है, ये डोमेन है और यहाँ पर वैल्यू अल्फ़ा की है, तो फंक्शन की सारी वैल्यूज आती हैं अल्फ़ा से ऊपर ऊपर इन्फिनिट तक। तो आप उसको इस तरह भी लिख सकते हो कि ये एफ इनवर्स ऑफ अल्फ़ा टू इन्फिनिट है। वही सेम कंसेप्ट यूज़ किया है कि बोरल सेट में ये डेफिनेशन आप पढ़ लेना, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन अल्फ़ा बराबर होता है एफ इनवर्स ऑफ अल्फ़ा टू इन्फिनिट। या उन्होंने इसको इस तरह से भी कहा हुआ है कि इधर आपने एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन अल्फ़ा लिखा हुआ है और इधर उन्होंने एफ इनवर्स ऑफ अल्फ़ा टू इन्फिनिट एक ओपन इंटरवल है और ओपन इंटरवल हमेशा ओपन सेट होता है, तो उन्होंने इसे एफ इनवर्स वी भी लिखा हुआ है। तो आप इस तरह याद कर लो या इस तरह याद कर लो, डेफिनेशन आपने याद कर लेनी है। क्वेश्चन में आपको इसका एक समझा देता हूँ बोरल सेट का, इसके 2-3 क्वेश्चन हैं जो पेपर में आते हैं और सारे सेम लाइंस पे हैं। तो कोई एक क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ, बकाया क्वेश्चन सेम है इसके बिल्कुल। पेज नंबर 386 से लेके 390 तक जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन रिपीट है। कौन से क्वेश्चन? अच्छा है ये बोरल में वही क्वेश्चन है जो आपने मेजरेबल में क्वेश्चन किए थे। ये देखिए पहला थ्योरम जिसमें 5 पार्ट थे, पहले से दूसरे पे जाना है, दूसरे से तीसरे पे इक्विवेलेंट प्रूव करना था। ये वही थ्योरम आ गया सेम, सिर्फ क्या हुआ है मेजरेबल काट के आपने बोरल सेट लिख देना वही पे, सेम लाइंस और सेम हर चीज़। तो ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, ये आपने सेम 390 तक वही क्वेश्चन सेम दोबारा कर लेना। अब पेज नंबर 383 पे जो क्वेश्चन है लास्ट पे, यानी कि ये 384 385 पे चल रहा है, यही क्वेश्चन सेम आगे भी है। मैंने आपको बताया था कि बोरल का मैंने आपको एक ही क्वेश्चन करवाना है, दूसरा क्वेश्चन भी 2-3 क्वेश्चन है तकरीबन, ये सेम एक ही पैटर्न में ना सारे क्वेश्चन। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ इसमें से जो 390 पेज पे है, 390 के एंड पे। तो ये सेम दूसरा भी इसी पैटर्न पे आपने उसको देखना गौर से। अब आप पहले ये समझ लें 390 पेज वाला, पहले आप देखें बोरल में क्या कहा हुआ था, उनकी क्या डेफिनेशन थी बोरल की। डेफिनेशन पे आए ज़रा, डेफिनेशन ये थी बोरल सेट की कि आपके पास वो फंक्शन जो मेजरेबल होता है वो बराबर होता है एफ इनवर्स ऑफ ओपन सेट। यही थी ना डेफिनेशन कि एफ इनवर्स ऑफ ओपन सेट जो है वो बोरल सेट में आ जाता है। ये चीज़ आपकी थी। अब 390 पेज वाला जो क्वेश्चन है वो हम शुरू करने वाले हैं। लेट एफ फ्रॉम आर टू आर बार बी अ मेजरेबल फंक्शन। हमें बताया हुआ है कि एफ भी मेजरेबल है और जी क्या है, जी बोरल मेजरेबल फंक्शन है। एफ मेजरेबल फंक्शन है और जी बोरल। अब बोरल मेजरेबल फंक्शन कौन से थे? जो एफ इनवर्स ओपन सेट थे। ये मैंने आपको बात अभी रिवाइज करवाई, इसीलिए एफ इनवर्स ओपन सेट किस में होते हैं? बोरल में। अब एफ मेजरेबल है, जी क्या है?
बोरल मजरेबल, आपने शो करना है कि जी ऑफ एफ भी क्या होना चाहिए, मजरेबल फंक्शन है, ये आपने शो करना है। प्रूफ पे आए, लेट एफ बी अ मजरेबल फंक्शन एंड जी बी अ बोरल मजरेबल फंक्शन, वी हैव टू शो दैट जी ऑफ एफ इज मजरेबल। सबसे पहले आप डिफाइन कर लें एक, ये ओहम की शक्ल का एक साइन है, इसको आप डिफाइन कर लें कि जी एक सबसेट हो आर का, तो एफ इनवर्स ऑफ जी किस में आता है, एम में बिलोंग करता है। ये आपने ओहम सेट का, ये ऐसे मैं सिग्मा बोल लेता हूँ, कुछ भी बोल सकते हैं, सिग्मा सेट बना लिया आपने। फर्स्ट वी शो डैट वो सेट जो आपने बनाया सिग्मा सेट, वो क्या होगा, सिग्मा अलजबरा होना चाहिए। ठीक है, आपने बनाया किस तरह सेट है कि आप इसमें आर में से कोई एलिमेंट लोगे, कोई सबसेट लोगे, तो एफ इनवर्स जो आ रहा है वो इस सेट में आ जाएगा, एम में बिलोंग कर जाएगा। इस तरीके से आपने पहले पूरा क्या प्रूव करना है, सिग्मा अलजबरा। सिग्मा अलजबरा आपको अब जो नहीं कि मेजर थ्योरी के पहले दिन में जो आपने पढ़ा था सिग्मा अलजबरा, वो आपने शो करना है। सबसे पहले एफ इनवर्स फाई क्या होता है, फाई होता है, तो इसमें वही एलिमेंट है ना जिसका इनवर्स भी बिलोंग करे, तो एफ इनवर्स फाई इज इक्वल टू फाई और एफ इनवर्स आर इज इक्वल टू आर, दोनों किस में आ जाएंगे, इस सेट ओहम में, जिसे आप सिग्मा कह लें, ओहम कह लें, जो मर्जी कह लें। सबसे पहले आपने फाई और आर बिलोंग करवा लिए, सिग्मा अलजबरा की डेफिनेशन ये थी। इसके बाद आप कोई सेट ले लो ए, ओपन सेट, तो एफ इनवर्स ए भी इसी में बिलोंग करता है। अगर ए बिलोंग करे उसका कंप्लीमेंट भी बिलोंग करे, ये सारा कुछ सिग्मा अलजबरा की डेफिनेशन, आपने इसको रिकॉल कर लेना। अगर एफ इनवर्स ए बिलोंग करता है इसको, तो एफ इनवर्स ए कंप्लीमेंट जो कि बराबर होता है एफ इनवर्स ए का होल का कंप्लीमेंट, तो ये भी किस में बिलोंग कर जाएगा, एम में, क्योंकि किसी भी ओपन सेट का कंप्लीमेंट भी ओपन होता है, वो भी एम में ही आ जाएगा। तो इस तरीके से ए बार भी हमारे पास किस में आ जाएगा, ओहम सेट में, या सिग्मा सेट इसे कह लें। तो इस तरीके से हमारे पास दूसरी डेफिनेशन भी पूरी होगी। अब रहेगी काउंटेबल वाली डेफिनेशन, एफ इनवर्स ले लें यूनियन ऑफ जी एन का, तो यूनियन बाहर आ सकता है, ये एफ इनवर्स की प्रॉपर्टी, एफ इनवर्स अंदर चला जाएगा। अब एफ इनवर्स ए का सेट है, तो यूनियन ऑफ इन्फिनिट तक भी किधर रहेगी, एफ इनवर्स ऑफ ओपन, तो उनकी यूनियन आप ले लेंगे, वो भी किस में रह जाएगा, एम में रह जाएगा। तो सारी कंडीशंस पूरी होगी। ओहम सेट जो आपको इसको सिग्मा सेट कह रहे हैं, ये हमारे पास क्या प्रूव हो गया, सिग्मा अलजबरा प्रूव हो गया। अब आपने जो शो करने वाली बात, सिग्मा अलजबरा प्रूव करना था, उसके बाद ही शो करना था कि जी ऑफ एफ क्या हमारे पास, मजरेबल। अब शो करने वाली बात सिर्फ ये रहेगी कि जी ऑफ एफ हमारे पास क्या है, मजरेबल फंक्शन है, ये हम चाहते हैं। अब बोरल सेट में कौन से एलिमेंट्स थे, मैंने आपको शुरू में बताया था कि जिनमें आप इन्वर्स लो किसी ओपन सेट का, वो किस में आ जाता है, बोरल सेट में आ जाता है। लेट वी बी एन ओपन सेट, आप कह लो कि वी क्या है, ओपन सेट है, और आप उस पर, और एफ एक मजरेबल सेट है, और एफ एक सॉरी मजरेबल फंक्शन है, गिवन है क्वेश्चन में। आप एफ इनवर्स वी अगर अप्लाई करो, एफ इनवर्स वी, वी एक ओपन सेट है और आपने क्या अप्लाई कर दिया, एफ इनवर्स वी अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब एफ एक मजरेबल फंक्शन है, इधर आप इसको क्या कि एक मिनट स्टॉप कर लें, एफ इनवर्स वी आपने लिख लिया। अब एफ इनवर्स वी में हमारे पास यहाँ पे वी की जगह पे ओपन सेट होना चाहिए। अब हमने बोरल को भी तो यूज़ करना है ना, बोरल सेट को जो हमने खुद से ओहम सेट बनाया था, इसके अंदर सारे सेट कौन से होते हैं, जो एफ इनवर्स वी की शक्ल के होते हैं, ऐसे ही थे ना, सॉरी जी इनवर्स, क्योंकि आपने जो डिफाइन किया हुआ है बोरल सेट, वो जी पे डिफाइन किया हुआ है। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, एक जी इनवर्स वी सेट ले लोगे। अगर वी ओपन है इस ओहम सेट में, इस ओहम सेट में सारे सेट हैं जो जी इनवर्स वी हैं। अगर वी ओपन सेट है तो आपने ये पढ़ा हुआ है कि इनवर्स ऑफ ओपन सेट भी क्या होता है, ओपन। तो आप जी इनवर्स वी भी क्या एक ओपन सेट है जो आपने बोरल सेट से उठाया। अब अभी मैंने आपको बताया था कि इसको यहाँ पे स्टॉप कर दें, हम एफ इनवर्स, एफ एक मजरेबल फंक्शन है और इसका इनवर्स ले रहे हैं एक ओपन सेट पे, यहाँ पर कोई भी ओपन सेट हो सकता है, तो क्यों ना आप यहाँ पर बोरल सेट वाला ओपन ही रखें। तो यहाँ पे आ जाएगा एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ वी, लिख सकते हैं ना, एफ इनवर्स के अंदर कोई भी ओपन हो सकता है, कुछ भी, तो हम बोरल वाला लिखते हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसा काम, क्यों कर रहे हैं, अब हम इनवर्स वाली मैपिंग लगाए तो आ जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ वी, ये क्या आ जाएगा, जी ऑफ एफ, जी ऑफ एफ इनवर्स ऑफ, जी ऑफ एफ इनवर्स ऑफ वी। जब ये आ जाएगा जी ऑफ एफ इनवर्स ऑफ वी, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मजरेबल सेट, क्योंकि एफ एक मजरेबल सेट था, उसकी इनवर्स मैपिंग भी क्या होती है, मजरेबल होती है। अगर ये मजरेबल है तो इसकी राइट साइड ये भी क्या है, मजरेबल है, यही हम प्रूव करने आए थे। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमने एडिशनल का काम किया, शुरू पे इसको सिग्मा अलजबरा सिर्फ प्रूव किया, और वही काम ये पेज तक आया एंड तक। तो जो मेन काम था वो तो सिर्फ इधर हाफ पेज पे ही ख़त्म हो गया, कोई मुश्किल नहीं था। अब ये बोरल के जितने भी सवाल हैं सारे, यानी कि 2-3 सवाल जो पेपर में आते हैं, और सारे इसी पैटर्न पे, एक हरफ भी आगे पीछे नहीं होना, सेम सेम इस तरीके से करना है। अगला क्वेश्चन भी आप देख रहे हैं, ये देखें, सिग्मा अलजबरा प्रूव कर रहे हैं उसको, शुरू में सिग्मा अलजबरा जब प्रूव कर लेंगे उसके बाद क्या किया हुआ है, सेम वही काम है, इन्वर्स मैपिंग लेनी है और इन्वर्स मैपिंग उसको सॉल्व कर दी।
तो इसमें ज़रा भी फ़र्क नहीं आएगा। बोरल वाले जो भी 2-3 क्वेश्चन हैं जो आप बार बार आए हुए हैं, आप पास पेपर देखेंगे ना, उनको देख के ये सवाल करेंगे। पहला सवाल भी सेम ऐसा ही था, तो आप पास पेपर देख के इन क्वेश्चन को करेंगे तो बोरल वाले अब आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे सॉल्व, कोई टेंशन नहीं होगी इनमें। इसके बाद हमारे पास लास्ट चैप्टर है ली बैक इंटीग्रेशन का, चैप्टर नंबर 4। लेकिन इसमें से हमने वही क्वेश्चन किए हुए थे और वही क्वेश्चन आते भी वही हैं, 413 से लेके 422 तक। ये कुछ पेजेस 8-9 पेजेस हमने किए हैं। इस पे जो थ्योरम है सिर्फ यही किए थे और पेपर में आए भी यही हुए हैं। अब 413 पे जो पहला थ्योरम है, स्टेट एंड प्रूव बाउंडेड कन्वर्जेंस थ्योरम। इसकी स्टेटमेंट क्या है? लेट एफ एन बी आ सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल फंक्शंस। एक फंक्शन ही ज़्यादा फंक्शन है मेजरेबल, डिफाइन ऑन सेट ई। सारे किस पे डिफाइन है? सेट ई पे, ऑफ फाइनाइट मेजर, जिसकी मेजर क्या फाइनाइट है। सपोज दैट देयर इज अ रियल नंबर m सच दैट एफ एन ऑफ एक्स इज लेस देन m। वो कह रहे हैं एक नंबर आएगा m कि सब वो फंक्शन एफ ऑफ n जो है, जितने भी फंक्शन है वो उस नंबर n से m से कम ही रहेंगे फॉर ऑल n। इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट एफ एन ऑफ एक्स, फिर इंटीग्रल e ऑफ f इक्वल होता है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट इंटीग्रल ऑफ f ऑफ n। ये हमने प्रूव करना है। अब इसमें केसेस बनेंगे। केस 1, सपोज डैट एफ एन कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली टू एफ। सबसे पहले हमने केस 1 में क्या लिया कि जो एफ एन है वो एफ तक यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करता है। तो कन्वर्ज की डेफिनेशन होती है हमारे पास, जो हमने 5 सेमेस्टर में पढ़ी हुई है। तो फिर एफ एन माइनस एफ सीक्वेंस माइनस लिमिट वो लेस देन एप्सिलॉन होता है। हम यहाँ पे लिख लेंगे लेस देन एप्सिलॉन और एम ई, ये भी कोई छोटा नंबर ही होगा, इस तरह लिख सकते हैं। इसके बाद तो इस कन्वर्जेंस को लिखने के दो तरीके होते हैं, या इस तरीके से लिख लें या आप लिमिट लगा लें, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिट ऑफ एफ ऑफ एन। और ये क्वेश्चन में गिवन है किससे लेस होता है? एम से। अब आप लिमिट को ख़त्म करके यहाँ पर सिर्फ एफ लिख लें, लिमिट ही है ना इसकी, एफ एन की लिमिट, तो एफ भी किससे लेस है? एम से। अब आपको पता है कि एफ एन भी लिमिट, एफ एन की भी लिमिट एम है और एफ की भी लिमिट एम है, तो इन दोनों के डिफरेंस की भी लिमिट क्या होनी है? एफ एन माइनस एफ। ये भी बाउंडेड ही हो जाएगा ना। कॉन्सिक्वेंटली एफ एन माइनस एफ इज बाउंडेड एंड मेजरेबल। मेजरेबल तो ये भी था, मेजरेबल तो ये भी था, ये भी एम से कम था पूरी सीक्वेंस। और यहाँ पर आप देखें कि इस कन्वर्जेंस को आप इस तरह लिख सकते हैं और ये वैल्यू एफ की है, एफ भी किससे कम है? एम से। तो ये बाउंडेड है, तो इनका डिफरेंस भी क्या होगा? बाउंडेड होगा। अब आप इंटीग्रल अप्लाई कर दें एफ एन माइनस एफ पे, वो लेस देन हो जाएगा एप्सिलॉन ओवर एम ई इंटीग्रल ऑफ एक्स ई। ये आपने ज़बानी याद रख लेनी है। इंटीग्रल किस तरह अप्लाई होता है? एफ एन माइनस एफ ई पे एप्सिलॉन ओवर एम ई, ये वैल्यू एज इट इज रहती है और साथ खुद से समेशन और इंटीग्रल ऑफ एक्स ई लिख लेना। अब ये जो इंटीग्रल है ना, इंटीग्रल ऑफ एक्स ई, ये हमेशा आंसर देता है मैयर ऑफ ई, यानी कि एक्स की सब्सक्रिप्ट में जो पढ़ा होगा उसका आंसर आ जाता है मैयर ऑफ ई। अब आपको समझ आएगी ये जो लिखा था एप्सिलॉन ओवर एम ई, ये क्यों लिखा था? क्योंकि यहाँ पर आकर एम ई ने एम ई से कैंसिल हो जाना, आंसर आ जाना एप्सिलॉन। अब इस साइड को हम सोल्व करेंगे। इंटीग्रल जब टूटेगा इन दोनों पे, इंटीग्रल इन दोनों पे ब्रेक हो जाएगा और ये साइड लेस देन एप्सिलॉन ही रहेगी। अब इंटीग्रल ऑफ एफ एन माइनस इंटीग्रल ऑफ एफ इज लेस देन एप्सिलॉन है ना, तो एप्सिलॉन को पर्टिकुलर आप क्या कर सकते हो? जीरो कर सकते हो। किसी नंबर, ये एन के लिए था, अब आप एन स्टार से ग्रेटर के लिए कह लो। अगर ये जीरो साइड आ जाएगी तो ये इधर माइनस और उधर जाकर आ जाएगा, उधर जाके प्लस हो जाएगा। यही आपने प्रूव करना था। पहले केस में तो क्या हो गया, ये आपका केस प्रूव हो गया। अगला केस 2, सपोज डैट एफ एन कन्वर्जेस पेयर वाइज पॉइंट वाइज टू एफ। अब हमने क्या कह लिया कि जो एफ एन है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं कर रहा, वो पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहा है। अगर पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहा हो ना, फिर दो चीज़ें आपने याद रखनी है। फिर मैयर ऑफ ए, एक सबसेट ले लें और उसकी मैयर कह लें वो बराबर होती है एप्सिलॉन ओवर 4m, ये अपने ज़बानी अब याद रखनी है। और दूसरी एफ एन माइनस एफ ऑफ एक्स लेस देन होती है एप्सिलॉन ओवर 2me। ये दो वैल्यूज़ आपको ज़बानी याद होनी चाहिए। अगर पॉइंट वाइज कन्वर्ज करे तो ये दो पॉइंट्स आपको ज़बानी याद होने चाहिए। अब आप अपने क्वेश्चन की तरफ आए जो प्रूव करना है। इंटीग्रल ऑफ एफ एन माइनस इंटीग्रल ऑफ एफ बराबर आ जाएगा एफ एन माइनस एफ का मोड। दोनों तरफ क्या ले लेंगे? मोड ले लेंगे। अब ये आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ ई को आप लिख सकते हो ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट, क्योंकि ए आपने सबसेट लिया था किसका? ई का। टोटल ई में फर्ज करें ये ई है, तो इसमें से आपने ए लिया था, तो बकाया सारी रकम क्या होगी? ए कम्प्लीमेंट। तो पूरा ई बनता है ए और ए कम्प्लीमेंट का यूनियन करने से, तो ये आ जाएगा ई की जगह पे ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट। अब ये टूट जाएगा, एक बार ए एक बार ए कम्प्लीमेंट, एक बार वैल्यू आ जाएगी ए पे, एक बार वैल्यू आ जाएगी ए कम्प्लीमेंट पे। अब ये आ जाएगा ए और ए कम्प्लीमेंट। इसके बाद ये एफ एन माइनस एफ
ए पे भी टूट जाएंगे और ये ए डैश वाली वैल्यू ये थी। इस तरीके से आपने पिछले पार्ट में किया था ना, इंटीग्रल ऑफ एक्स ई कहाँ से क्या था मैयर ऑफ ई, यहाँ पर दरमियान में एक्स ई होता था। अब इसी तरह यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ एफ एन माइनस एफ है। अब ये हमारे पास एक्स ई नहीं है, यहाँ पे फंक्शन है, तो इसका भी इंटीग्रल का आंसर मैयर ऑफ ए डैश तो आएगा ही आएगा, साथ ये वाली वैल्यू आ जाएगी जो मैंने कहा था 0.2 ज़बानी याद रखना। अब साइलन ओवर 2m ई और साथ आ जाएगा मैयर ऑफ ए डैश। अब यहाँ पर आ जाएगा मैयर ऑफ डी एम प्लस एफ का भी इंटीग्रल हमारे पास आ जाएगा m इंटीग्रल ऑफ डी एम। अब ये किस तरह आए हैं, एफ एन और एफ दोनों बाउंडेड हैं, m से कम है, तो इनकी वैल्यूज आप लिख सकते हो m उसकी अपर बाउंड और साथ इंटीग्रल आ जाएगा, साथ डीएम आ जाएगा, इसकी भी अपर बाउंड और साथ क्या आ जाएगा डीएम आ जाएगा। ये वैल्यू वैसे ही रहेगी और ये एम ए डैश सबसेट है ई का, ये साइड पहले ही ग्रेटर थी, हमने ए डैश को रिप्लेस कर लिया ई से, ये साइड और क्या हो जाएगी और ग्रेटर हो जाएगी। अब इसके बाद ये वही काम हुआ है जिस तरह इधर था इंटीग्रल ऑफ एक्स ई, तो आंसर भी आता था मैयर ऑफ ई। अब इंटीग्रल ऑफ डी एम है और नीचे ए है, तो इसका आंसर आ जाएगा मैयर ऑफ ए, इसका भी आंसर आ जाएगा मैयर ऑफ ए, और इसका आंसर तो पहले हमें पता है मैयर ऑफ ई का आंसर क्या आ जाएगा, मैयर ई से कट जाएगा, यह आ जाएगा एप्सिलॉन ओवर 2। अब आ जाएगा एम मैयर ऑफ ए प्लस एम मैयर ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन बाय 2। इसके बाद अब आपको मैयर ऑफ ए की वैल्यू इसलिए यहाँ पे याद करवाई हुई थी, एप्सिलॉन ओवर 4m, मैयर ऑफ ए की जगह पे क्या आ जाएगा एप्सिलॉन ओवर 4m, मैयर ऑफ ए की जगह पे क्या आ जाएगा एप्सिलॉन ओवर 4m, तो m प्लस m 2m एप्सिलॉन ओवर 4m प्लस एप्सिलॉन ओवर 2, तो हो जाएगा एप्सिलॉन ओवर 2 प्लस एप्सिलॉन ओवर 2 यानी कि एप्सिलॉन। तो अगर ये साइड लेस देन एप्सिलॉन हो तो लिमिट ऑफ एफ एन इक्वल आएगी लिमिट ऑफ एफ के। यहाँ पर हमारा दोनों केसेस में थ्योरम, पहला थ्योरम प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 416 पेज पे थ्योरम है, स्टेट एंड प्रूव फाटोस लेमा। स्टेटमेंट क्या है, लेट एफ एन बी सीक्वेंस ऑफ नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शंस विद एफ एन अप्रोच किसको कर रहा है एफ को, यानी कि एफ एन की लिमिट क्या है एफ, देन इंटीग्रल ऑफ एफ इज लेस देन इक्वल टू होता है लिमिट ऑफ इंटीग्रल ऑफ एफ एन। प्रूफ इसका देखते हैं, क्लियरली एफ इज मेजरेबल मोर एफ एन इज ग्रेटर देन 0 implies that f is equal to limit of fn. Let h be the bounded measurable function with which vanishes outside a set f of finite measure and h is less than f. अब हमने क्या कह लिया कि h क्या है लेस देन f है, अगर h लेस देन f है तो हम एच एन को ले सकते हैं मिनिमम ऑफ एच एंड एफ एन। एच हमेशा एफ से कम है और एच एन हम ले लेंगे जो मिनिमम है एच और एफ एन में से मिनिमम है। द फंक्शन एच एन इज मेजरेबल फॉर ईच एन बीइंग द मिनिमम ऑफ 2 मेजरेबल फंक्शन। अब ये दोनों मेजरेबल फंक्शन है तो इनका मिनिमम भी क्या होगा मेजरेबल, यानी कि एच एन भी क्या होगा हमारे पास मेजरेबल होगा, एच एन एंड एफ एंड एच एन। द फंक्शन एच एन इज बाउंडेड बाय द बाउंड्स ऑफ बाय बाउंड्स एच। अब हमें पता है कि एच भी क्या है बाउंडेड है, एफ भी क्या है बाउंडेड है, तो जो बनने वाला न्यू है मिनिमम उनका एच एन वो भी क्या होगा बाउंडेड होगा। अब अगर एक्स हमारे पास एफ डैश में से होगा और एच एक्स क्या होगा 0, तो फिर हमने एच एन वो लेना जो इन्फीमम होगा। अगर एफ ऑफ एक्स हमेशा पॉजिटिव हो और एच ऑफ एक्स एच एन क्या हो जाए 0, तो और एच क्या हो जाए 0 सॉरी, अगर एफ एन हमारे पास ग्रेटर हो और एच क्या हो जाए 0, एच एन हमारे पास आना है इन्फीमम मिनिमम ऑफ एच और एफ एन। अगर एच की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाए और एफ एन हमेशा पॉजिटिव रहे तो एच एन की वैल्यू में हम 0 पिक कर लेंगे। एच एन की वैल्यू हमने क्या पिक कर ली 0 पिक कर ली। इसके बाद आप लिमिट लगाएं एच एन पे। अब ये सारा कुछ क्यों कर रहे हैं अभी ये आपको अगली लाइन में समझ आएगी, यानी कि हमने क्यों मिनिमम लिया क्यों एच लिया। अब अगली लाइन हम लिमिट लगाएंगे एच एन पे, वो आ जाएगा लिमिट ऑफ मिनिमम ऑफ एच एन की वैल्यू आ जाएगी ना मिनिमम ऑफ एच ऑफ एफ एन। अब इनमें से एक आ जाएगी मिनिमम, लिमिट अंदर अप्लाई कर दें, एच तो कांस्टेंट है वैसे ही रहेगा, लिमिट जब एफ एन अप्लाई हो गया आंसर आ जाएगा एफ। अब एच हमेशा एफ से छोटा होता है तो मिनिमम ऑफ एच और एफ में से छोटे वैल्यू क्या आ जाएगी एच आ जाएगी। अब यहाँ तक काम करने के बाद ये 2-4 काम हमने क्यों किए हैं, आगे लिखा हुआ है ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ बाउंडेड कन्वर्जेंस थ्योरम आर सेटिस्फाइड। ये बाउंडेड कन्वर्जेंस थ्योरम यूज़ होना था और उसकी ये कंडीशंस थी कि आप एक एच डिफाइन करो, फिर एक एच एन डिफाइन करो, फिर एच एन का मिनिमम लो, ये सारा कुछ करना पड़ना था, आपको रट्टा मारना पड़ेगा बाउंडेड कन्वर्जेंस थ्योरम लगाने के लिए। सो बाय इट्स कंडीशन अब हमारे पास एच क्या है लिमिट ऑफ एच एन। अब हमने एच एन खुद डिफाइन किया था इसलिए क्योंकि अब हमारे पास एच लिमिट आ गई है किसकी एच एन की। एच एन एक सीक्वेंस है और एच उसकी क्या है लिमिट है। इसके बाद एज वी नो डैट लिमिट इन्फीरियर इज इक्वल टू लिमिट सुपीरियर इज इक्वल टू एल, ये आपने पहले पढ़ा हुआ है
कि लिमिट इन्फीरियर और लिमिट सुपीरियर बराबर होती हैं और इसकी वैल्यू फाइनल लिमिट एल के बराबर होती है, जो एल इज इक्वल टू लिमिट एन ऑफ एक्स एन के बराबर है। अच्छा, अगर अब लिमिट इन्फीरियर और लिमिट सुपीरियर इक्वल हैं तो लिमिट इन्फीरियर ऑफ एच एन इज इक्वल टू लिमिट सुपीरियर ऑफ एच एन इज इक्वल टू लिमिट सादा एच की, ये हम लिख सकते हैं। इसके बाद आपको पता है कि एच हमेशा एफ एन से क्या होता है, एच एन हमेशा एफ एन से कम होता है, तो आप इस एच एन को एफ एन से रिप्लेस कर सकते हैं, जो कि उन्होंने इस काम में इस स्टेप में किया हुआ है। एच एन को हटा क्या लिख दिया, एफ एन। अब लिमिट ऑफ एच एन लेस आ जाएगी लिमिट ऑफ एफ एन से, इसको आप इकट्ठा लिखें तो लिमिट ऑफ एच इज़ लेस दैन लिमिट ऑफ एफ एन। अब लें टेकिंग सुप्रीमम ओवर एच, एच की आप सुप्रीमम वैल्यू ले लें, एच हमेशा एफ से कम होता था, लेकिन अगर आप सुप्रीमम वैल्यू लें तो ये एच एफ के इक्वल हो जाएगा। इंटीग्रल ऑफ एफ इज़ लेस दैन इक्वल टू लिमिट ऑफ इंटीग्रल ऑफ, यानी कि इसको वैसे रहने देंगे और एच पे आप सुप्रीमम ले लेंगे। क्वेश्चन में बार बार यूज़ हुआ है ना कि एच इज़ लेस दैन एफ, तो इसकी अगर सुप्रीमम वैल्यू लें तो वो एफ के इक्वल आ जाएगा, तो ये इसके लेस हो जाएगा। ये हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास है स्टेट एंड प्रूव मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम। लेट एफ एन बी आ मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस, मोनोटोन होती है जो इक्वल ए की तरफ बढ़ती हो, या इंक्रीज करे या डिक्रीज करे ए की साइड पे। मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शंस डिफाइन ऑन ई एंड एफ इज इक्वल टू एफ लिमिट है एफ एन की, देन इंटीग्रल ऑफ एफ इज इक्वल टू लिमिट ऑफ इंटीग्रल ऑफ एफ एन, ये हमने प्रूव करना। दिस सीक्वेंस एफ एन इज एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स सो इट इंक्रीज टू इट्स सुप्रीमम। ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर अपने सुप्रीमम को इंक्रीज कर जाएगी कन्वर्ज। सुप्रीमम ऑफ एफ एन किसके इक्वल आ जाएगी, उसकी लिमिट एफ के। तो अब जीरो इज लेस दैन इक्वल टू एफ एन है और इज लेस दैन इक्वल टू एफ है, क्योंकि एफ एन उसकी सीक्वेंस है और एफ उसकी लिमिट है, तो हमेशा एफ बड़ा होगा किससे, एफ एन से। दोनों तरफ लगा देंगे इंटीग्रल, इंटीग्रल ऑफ एफ एन लेस दैन आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ एफ से। इसके बाद आप लगा लें अगर इंटीग्रल ऑफ एफ एन इंटीग्रल ऑफ एफ से कम है तो इसकी लिमिट सुपीरियर भी इससे कम ही रहेगी। अब आपने लगा दिया लिमिट सुपीरियर ऑफ एफ एन भी किससे कम रहेगी, इंटीग्रल ऑफ एफ से। अभी पिछला थ्योरम है बाय फाइटस लेमा, इंटीग्रल ऑफ एफ लेस देन होता है लिमिट इन्फीरियर ऑफ एफ एन से। अभी 1 और 2 को आप सॉल्व करें तो लिमिट इन्फीरियर लेस देन है लिमिट सुपीरियर और लेस देन है लिमिट एफ से, और वो फिर लेस है लिमिट सुपीरियर से। मतलब इनको मर्ज करें ज़रा सबको, तो फिर लिमिट इन्फीरियर लेस देन लिमिट सुपीरियर लेस देन लिमिट सादा और लेस देन फिर लिमिट सुपीरियर से। तो अगर आप इन सब को कंपेयर करें तो ये सारे आपस में क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो इसका मतलब लिमिट एफ इक्वल आ जाएगी इंटीग्रल एफ इक्वल आ जाएगी लिमिट ऑफ एफ एन के, और यही हमने प्रूव करना था। जिस तरह आपने पढ़ा हुआ ना कि आप कह दें कि ए इज़ लेस देन बी होता है और बी इज़ लेस देन सी होता है, ठीक है, तो फिर ए लेस देन किससे हो जाता है, सी से। इस जिस तरह हम इनइक्वालिटीज़ को मर्ज करते हैं ना, ये आप कह दें कि ए सबसेट है बी का और बी सबसेट किसका है, ए का, तो फिर ए और बी आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। इस तरीके से हमारा ये वाला थ्योरम कह रहा है कि ये चीज़ इसका सबसेट है, लेकिन फैटोज लेमा जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा है वो कह रहा है कि ये इसका सबसेट है। तो फिर एक ही सूरत है कि ये आपस में क्या होने हैं, इक्वल ही होना है। इनको मर्जिंग का तरीका आप सेम ये रख लें या आप अपने मेथड से इजी करके भी लिख लें, कोई टेंशन नहीं है, ये होने इक्वल ही है, यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है स्टेट एंड प्रूफ लीबैक डोमिनेटेड थ्योरम। स्टेटमेंट इसकी क्या है, लेट जी बी एन इंटीग्रेबल फंक्शन ऑन जी इंटीग्रेबल ऑन ई एंड एफ एन बी अ सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल फंक्शन सच दैट एफ ऑफ एन इज लेस देन जी on E. Suppose that limit of fn is equal to f almost everywhere on E, then integral of fn is equal to integral of f is equal to limit integral of fn। अच्छा, ये almost everywhere जो आपने पढ़ा हुआ ना पीछे, उसका कंसेप्ट यहाँ पर यूज़ नहीं होना। ये सिंपल जो थ्योरम जिस तरह चल रहा है ना इंटीग्रेशन के, थोड़ी थोड़ी चीज़ में ज़ुबानी याद रखने, आपको रट्टे लगाने पड़ने हैं। ये तो ऑब्वियस बात है, क्योंकि हमने भी इस तरह खुद ही किया हुआ था कि ये हमने याद करना ही पड़ना है थोड़ी थोड़ी चीज़ें, लेकिन ये है कि इनमें ऑलमोस्ट एवरीवेयर वाला वो कंसेप्ट यूज़ नहीं होना। अब शुरू करते हैं। सिंस लिमिट ऑफ एफ एन इज़ लेस देन जी, सो ये हमें हाइपोथेसिस में गिवन है कि एफ एन की जो लिमिट है वो क्या है, लेस देन जी है। ये देखें ना, हाइपोथेसिस में गिवन है। सो लिमिट ऑफ एफ एन इज इक्वल टू एफ इज़ लेस देन इक्वल टू जी, दस एफ एन एंड एफ आर इंटीग्रेबल ऑन ई। नाउ एफ एन इज़ लेस देन इक्वल टू जी गिव्स डैट। अच्छा, जब एफ एन इज़ लेस देन जी हो, हमें ये याद है आपको मोड की डेफिनेशन, अगर एक्स का मोड लेस देन ए हो तो हम लिख सकते हैं माइनस ए इज़ लेस देन एक्स इज़ लेस देन ए। ये मोड की डेफिनेशन है। अगर ये मोड की डेफिनेशन है तो माइनस जी इज़ लेस देन एफ एन इज़ लेस देन जी। अब ये माइनस जी इधर माइनस हो रहता है, क्या हो जाएगा प्लस, सो डैट एफ एन प्लस जी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और ये जी इधर प्लस हो रहता है, क्या हो जाएगा माइनस जी माइनस एफ एन इज़ लेस देन इक्वल टू इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। दस
एफ एन प्लस जी एंड जी माइनस एफ एन आर सीक्वेंस ऑफ नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शंस सच डैट एफ एन प्लस जी कन्वर्ज कर रहा है किसको, एफ प्लस जी को। पहले तो आप ये समझे ना कि ये किस तरह बने हैं। ये तो सिंपल मोड की डेफिनेशन लगी, मोड की डेफिनेशन लगा, स्प्लिट कर दिया दो पार्ट्स में। इसके बाद आपको पता है कि एफ एन की लिमिट क्या है, एफ, तो जी ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना, एफ एन की लिमिट एफ ही रह रही है, जी दोनों तरफ ऐड किया सिंपल। इधर भी एफ एन की लिमिट एफ ही रह रही है, जी में से दोनों को माइनस किया, तो फ़र्क नहीं पड़ना। ये हमारे पास है, इसको कहने फ़र्ज करें इक्वेशन 1 और इसको कहने इक्वेशन 2। अब फैक्टर्स लेमा से हम क्या कहते हैं कि एफ इंटीग्रल ऑफ एफ प्लस जी लेस देन होता है लिमिट इन्फीरियर ऑफ एफ एन प्लस जी। यही था ना फैक्टर्स लेमा, यही था ना कि इंटीग्रल ऑफ लिमिट लेस होता है इंटीग्रल ऑफ सीक्वेंस। तो इंटीग्रल ऑफ लिमिट एफ को देखें आप, जी तो दोनों तरफ सिर्फ ऐड ही हुआ है सिंपल, लेस है लिमिट इन्फीरियर ऑफ सीक्वेंस, एंड यही काम इधर भी आ जाए, लिमिट लेस देन इक्वल टू इन्फीरियर ऑफ सीक्वेंस। अब ये 1 और 2 क्या लें, एफ प्लस जी इज लेस देन इक्वल टू दिस है, और ये इक्वल होता है एफ ऑफ एन प्लस जी ऑफ एन के। ठीक है, ये आ जाएगा लिमिट ऑफ एफ एन प्लस इंटीग्रल ऑफ जी। तो इस तरीके से आपके पास बनने वाली दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व करेंगे। पहली को आप सॉल्व करेंगे ना, ये सिंपल आप स्टेप्स ही हैं। तो इंटीग्रल ऑफ एफ लेस देन आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ एफ एन। इस तरीके से आप माइनस वाली, अब जी माइनस एफ वाली को सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ एफ इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ एन, लिमिट इंटीग्रल ऑफ एफ एन। अब फ्रॉम इसके सोल्यूशन को 2 कह लें और इसके सोल्यूशन को आप 1 कह लें, तो फ्रॉम 1 एंड 2 आप इनको इक्वेट करोगे तो आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, हेंस प्रूव्ड। तो यहाँ तक वही क्वेश्चन थे, यानी कि मैंने आपको वही 4-5 क्वेश्चन करवाए हैं सिर्फ इसमें से, इंटीग्रेशन में से, जो पास्ट पेपर में आए हुए हैं, और यही मोस्टली रिपीट होते हैं। इनमें थोड़ी बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो कंसेप्ट नहीं थे, क्योंकि हमने भी ये खुद ही किया हुआ था, तो इसलिए उनको थोड़ी बहुत चीज़ों को याद कर लेना, और यही 4-5 क्वेश्चन अगर आप कर लेना तो पेपर आपका अटैम्प्ट हो जाएगा। इसमें से पास्ट पेपर में से यही आए हुए हैं सिर्फ।